हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन जो कि सितंबर 2025 डीएसएसबी के एग्ज़ाम में जो है पूछे गए हैं। ठीक है, ये स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है। ठीक, क्योंकि मोस्टली जो आगे पेपर होने वाले हैं अक्टूबर में, जो भी डीएसएसबी का कैलेंडर, उसमें ज़्यादातर जो पेपर हैं वो नॉन टीचिंग के होने वाले हैं और ये नॉन टीचिंग का ही पेपर है। और कोई फ़र्क नहीं है टीचिंग और नॉन टीचिंग में, बिल्कुल सेम डिट्टो वही पैटर्न फॉलो किया गया है। सिर्फ क्वेश्चंस की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है, उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है, एज इट इज़ है। इससे पहले हम जनरल अवेयरनेस हिंदी और जनरल कंप्यूटर को जो है डिस्कस कर चुके हैं, तो जिसने वीडियो नहीं देखी है वो भी ज़रूर देखें। आज मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, एक पेपर डिस्कस करेंगे, बाकी के सारे पेपर एज इट इज़, आई मीन सेम ही पैटर्न है, सेम ही जो टॉपिक है वो है मैथ का, कुछ खास जो है फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो एक पेपर डिस्कस कर लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है मैथ्स के पूछे गए हैं। ओके, चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 40, लेटर इट वॉज रियलाइज दैट एन ऑब्जर्वेशन वॉज misread as 34 in place of 44, find the correct average। देखिए 10 ऑब्जर्वेशन यानी कि 10 उनका जो औसत है ना वो 40 है, तो सबसे पहले सम निकाल लो कितना आएगा। 10 इंटू 40 कितना सम आ गया, 400 आ गया। अब क्या कहा गया है कि एक संख्या जो 44 थी उसकी जगह पे जो है उस संख्या को क्या पढ़ लिया गया है, 34 जो है रीड कर लिया गया है। ठीक है, तो कितने का जो है यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मीन्स इसका क्या है कि जो एवरेज है वो क्या आना था, 10 नंबर और ज्यादा आना था, लेकिन आ कितना रहा है, 400। तो कितना हो जाएगा अब एवरेज, 410 हो जाएगा। मतलब जो करेक्ट आना था औसत वो 410 आना था, लेकिन 34 पढ़ने की वजह से जो एवरेज आ रहा था वो कितना आ रहा था, 400 आ रहा था। ठीक है, तो नया जो करेक्ट एवरेज है वो पूछा गया है। अब देखिए 410 हमने सम ले लिया है, टोटल संख्याएं कितनी थी, 10 थी, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल और 41 जो है यहाँ पे हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बदल के देख सकते हैं। अब वो अगर आपसे कहता कि ऑब्जर्वेशन वाज मिसरीड एज 44 इन प्लेस ऑफ 34, क्या 44 पढ़ लिया गया 34 की जगह पे, तब भी देखो कितना डिफरेंस होता, 10 का डिफरेंस होता। लेकिन उस सिचुएशन में क्या होता, 400 में से 10 क्या होता, माइनस हो जाता। ठीक है, 400 क्या होता, माइनस हो जाता, क्योंकि 10 जो है वो ज्यादा पढ़ा गया था। इस बार क्या था, इस बार 10 कम पढ़ लिया गया था, इसीलिए 10 को ऐड किया है जो हमारा जो सम आया है ऑब्जर्वेशन का उसमें। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, देन आपको याद रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ए नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 10% गिव्स 3520, द नंबर इज। देखो जब भी परसेंटेज आई, नंबर कहा जाए तो हमेशा 100% मान के चलो। ठीक है, मान लो मैं कहती हूँ कि एक नंबर जो था वो 100% था और उसको इंक्रीज कर दिया गया कितना, 10%। जब मैं 10% करूंगी 100 को इंक्रीज, तो सीधा क्या कर देते हैं, जब भी हम 100% में जब भी कुछ इंक्रीज करेंगे ना, तो उसको डायरेक्ट क्या कर दो, उसमें ऐड कर दो। तो जब नंबर को बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया, तो वो नंबर कितना हो गया, 110% हो गया। तो ये जो 110 की वैल्यू दी गई है 3520, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 3520 ये किसकी वैल्यू है, 110 की वैल्यू है, और वो नंबर निकालना है। नंबर निकालना मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई कर दो। जिस भी वैल्यू को निकालना हो ना उसको मल्टीप्लाई में रखो, जो वैल्यू गिवन हो उसको नीचे की तरफ रख दो। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है उसको ऊपर की तरफ। जैसे यहाँ पे था ना 10% गिव्स 3520, तो ये 110 की वैल्यू को हमने ऊपर लिखा है, 110 को नीचे लिखा है, और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको मल्टीप्लाई में रखा है। तो 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इसको हम कट करेंगे, 11 से कट जाएगा, 11 तिये 33 और 11 दूनी 22, 3200 जो है वो नंबर आ जाएगा। अब चलो, जिसको ये समझ नहीं आता है उसको आप क्या कर सकते हैं, इससे ऑप्शन से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें फिर आपको चारों ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे और लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, कैलकुलेशन जो है उसमें ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 53 ऑड नेचुरल नंबर। क्या पूछा है, एवरेज पूछा है फर्स्ट 53 ऑड नेचुरल नंबर्स का। देखो इनका ना डायरेक्ट क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, इनका क्या आता है, फॉर्मूला आता है। तो कभी भी अगर 53 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम आपसे पूछा जाए तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं n का स्क्वायर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, n का स्क्वायर। अब आप ये याद रखिए, यहाँ पे ऑड और नेचुरल नंबर्स हैं। ऑड नेचुरल नंबर्स तो देखो सारे ही होते हैं, जीरो को अगर मैं छोड़ दूँ तो वो सारे ही नेचुरल नंबर्स हैं, बट यहाँ पे क्या कर दिया गया, ऑड। अब यहाँ पे वो आपको इवन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ये मैंने आपको करवा भी रखे हैं, वहाँ से जो है आप इनको चेक कर सकते हैं। वीडियो जो है अवेलेबल है मैथ्स की, डीएसएसबी के लिए पर्टिकुलर। चलिए अब एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर है
तो 53 इंटू 53 करेंगे हम। अब यहाँ पे पूछा है, देखो एक तो आपसे पूछ सकता है कि सम क्या आएगा, तब तो हो जाएगा 53 इंटू 53, लेकिन अब हमसे एवरेज पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है? एवरेज। और जैसे ही मतलब एवरेज की बात आएगी तो जो नंबर दिया गया है वही नंबर जो है उसका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। ठीक है, कैसे? चलो इससे समझ नहीं आ रहा तो देखो, हमने सम निकाला, हम एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले सम निकालते हैं ना उन संख्याओं का। तो सम निकालेंगे जब हम इनका, तो ये सम का फॉर्मूला है, सम निकालेंगे इनका। तो 53 इंटू 53 कितना होता है? 2809। अब टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 53 थी। अगेन हम इसको 53 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 53 ही मिलेगा। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसे पूछा जाता है एवरेज ऑफ दिस नंबर, तो वो उसका जो एवरेज होगा ना वो नंबर खुद होगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 53 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखिए क्या पूछा गया है। ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹47,753 यानी कि 47,753 रुपए एट द रेट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years, फाइंड द सम ऑफ मनी। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सम ऑफ मनी फाइंड आउट करनी है। ओके ओके, सम ऑफ मनी। अब देखिए यहाँ पे जो दे रखा है ना वो अमाउंट दे रखा है, और जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें हम अमाउंट का ही फॉर्मूला लिखते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P 1 प्लस R/100 और T। कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालना होता है ना तो हम क्या करते हैं? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। अब यहाँ पे जो जो गिवन है उसको लिखते जाओ। देखो अमाउंट कितना गिवन है? 47,753, तो उसको इधर रखेंगे। प्रिंसिपल हमको निकालना है, फाइंड द सम ऑफ मनी। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो हमको निकालना है, इसको एज इट इज रखो। फिर है 1 प्लस रेट, अगर मैं देखूँ तो 6% है 100, और टाइम कितना है? 2 years है। कितना है? 2 years है। अब आप इसको या तो कट करके निकाल लो, या अगर आप इसको अगर हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके 100 एकम 100 और 6, 106/100। 106/100 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1.06 लिख सकती हूँ ना, 1.06 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये P। चलो इसको मैं थोड़ा इरेज करके लिख देती हूँ। देखो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, P 1.06 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे P की वैल्यू चाहिए, तो इस 1.006 जो P के साथ मल्टीप्लाई में है, जब ये इक्वल के उस साइड जाएगा, इस साइड आएगा, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, और 2 टाइम्स हो जाएगा। देखो ऊपर एज इट इज रहेगा ये, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ? पूरा 106 लिख देती हूँ। 106 पॉइंट को क्योंकि हम हटाएंगे तो ये बटे 100 आ जाएगा ना, तो ये 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 100 इंटू 100। ठीक है, ये 2 बार 100 आएगा। देखो ये जो है कुछ ऐसा हो जाएगा, 100 इंटू 100। अब बस इसको क्या करना है? आपको कट करना है। ठीक है, और जब हम इसको कट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 42,500 आ जाएगा। वेट, चलिए देखिए 106 और 106 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 11,236। ठीक है, 11,236, और ऊपर है 47,753। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगी तो ये मेरे को मिलेगा 4.25। क्या मिलेगा? 4.25, और साथ में मेरे पास क्या है? 100 इंटू 100 है। अब 4.25 का जब हटाऊंगी तो 100 आ जाएगा नीचे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा हमारा 42,500। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमसे पूछा था, P की वैल्यू हमसे पूछी थी, राइट आंसर हमारा आ जाएगा 42,500। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन थी इसमें, बट वो आपको देखो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। चलिए ओके, आगे देखिए। द बिलो टेबल शोज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड एंड सिलेक्टेड इन एग्जामिनेशन ओवर द ईयर 2022-2024। ओके, 2022 से लेकर 2024 तक अप्लाइड और सिलेक्टेड स्टूडेंट का जो है डाटा दिया गया है। अब इसमें पूछा क्या है वो देखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट वर सिलेक्टेड आउट ऑफ दोज हु अप्लाइड इन द ईयर 2023। ओके, मतलब कितने बंदे जो है सिलेक्टेड हुए हैं 2023 में जिन्होंने अप्लाई किया था, उसका परसेंटेज पूछा है। देखो 800 में से कितने सिलेक्ट हुए हैं? 80 हुए हैं। अगर 800 में से 80 हुए हैं तो गुना 100 कर दो। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं ना परसेंटेज। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, 8 से ये कट जाएगा, 10% आ गया, राइट आंसर आएगा 10%। ओके, अब बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि क्या ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इजी? अब देखो ये ही क्वेश्चन किसी को इजी लग सकते हैं और किसी को डिफिकल्ट लग सकते हैं, वो सबके उस पर डिपेंड करता है कि भाई उन्होंने कितना मैथ जो है पढ़ा है।
ठीक है। अब जिसको मैथ नहीं आता ना उसके लिए यही क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन जिन्होंने थोड़ा बहुत भी सीखा है ना उसके लिए ये क्वेश्चन ईजी है, वो ईजिली कर सकते हैं। तो ऐसा ही मैथ आ रहा है, ठीक है। हमने टीजीटी के भी पेपर किए, हमने पीजीटी के भी किए हैं, उसमें आपने देखा होगा बिल्कुल ऐसा ही सेम पैटर्न था, कोई चेंज नहीं था, और ऐसा ही मैथ आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 40, एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 40। तो सबसे पहले सम ले लो, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये, अभी हमने जो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो सम कितना आ जाएगा इनका, 400 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, लेटर इट वाज रियलाइज दैट एन ऑब्जर्वेशन वाज मिसरीड एज 33 इन प्लेस ऑफ 47। देखो 33 पढ़ लिया गया 47 की जगह पे, तो 47 और 33 में डिफरेंस कितना है, 7 में से 3 जाएगा 4, और 4 में से 3 जाएगा 1, 14, यानी कि 14 का डिफरेंस है। 14 का डिफरेंस है मीन्स 47 पढ़ना था लेकिन कम पढ़ लिया गया है, तो ऑब्वियस वो क्या होगी, वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 414। और हमें करेक्ट एवरेज निकालना है, तो 10 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, 41.4 आ जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, कोई चेंज नहीं था, सिर्फ इनको चेंज किया गया 33 और 47 को, अदरवाइज यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन दिया गया वो भी सेम ही दिया गया है, ठीक है। तो 41.4 करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है द करंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 11,875 है। It increased by 28% and 46% in 2 successive years but decreased by 25% in third year। क्या कह रहा है कि किसी टाउन की जो करंट पॉपुलेशन है वो 11,875 है, ये जो है 2 साल तो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है लगातार 28% और 46, सक्सेसिव का मतलब है लगातार इंक्रीज हुई है, और तीसरे साल क्या हो गई, ये डिक्रीज होगी 25 ईयर इन ए थर्ड ईयर। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ, तो थर्ड ईयर के लास्ट में इनकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। एक तरीका है कि आप अलग अलग निकालो कि 11,875 में पहले 28% की जो है बढ़ोतरी हुई, फिर उसमें 46% की बढ़ोतरी हुई, एंड देन जो पॉपुलेशन आई उसमें फिर 25% का लॉस हुआ, देन इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी ना भाई, हर एक का अगर आप निकालते चलोगे तो कैसे निकालना है देखते हैं। देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे करंट पॉपुलेशन जो दी गई ना उसको एज इट इज़ लिखो, 11,875 करंट पॉपुलेशन थी तो वो हमने लिखा। अब इंक्रीज हो रही है, तो मैंने आपको बताया परसेंटेज जब भी लेके चलोगे ना 100% मान के चलो कि ये जो 11,875 वैल्यू ना ये 100% है। अब इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, 28%। 28% इंक्रीज होने का मतलब है कि वैल्यू कितनी हो रही है, 128 हो रही है। तो इसको हम लिख देंगे 128/100, कि कोई जनसंख्या जो थी वो 100 थी और उसमें जो है 28% की बढ़ोतरी, यानी कि वो 128 हो गई है। 100 से 28%, 128 हो गई है। देखो 100 को देखो 28% को हम कैसे लिखते हैं, 28/100 लिखते हैं ना, इसको जब हम खोलेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। तो मैं इसमें ये कह सकती हूँ अगर बढ़ोतरी हुई है कि तो कोई जो जनसंख्या थी ना वो पहले 100 थी, तो वो कितनी बढ़ी है, 28 बढ़ी है, तो 100 की ऊपर कितना आ जाएगा, 128। जो एक्चुअल होती ना ओरिजिनल वो आपको नीचे की तरफ मिलेगी, और जो बढ़ोतरी होगी या फिर घटोतरी होगी वो ऊपर की तरफ मिलेगी। अब बढ़ी है जनसंख्या तो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। अगले में भी वही करना है, 46% है तो 46/100 हम लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, कितनी बढ़ी है, 46 बढ़ी है, तो 146/100 आ जाएगा। अगले में क्या होगा, 25/100 है, इस बार क्या हुआ है 100 में 25 की कमी हुई है, तो कितना आ जाएगा, 75/100 आ जाएगा। सिंपल ऐसे आपको इसको करना है, ठीक है। अब इसको क्या कर लो, कट कर लो। पहले इसी को जो है आप कट कर लो, कि मैं अगर इसको कट करूं तो ये हो जाएगा, देखो 11,875 को अगर मैं करके देखूं तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 15, 20 या कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और ये 100, इन 2 जीरो से 2 जीरो क्या होंगी, कैंसिल हो जाएगी। अगर आगे आप देखेंगे तो 146/100 है, तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बचा सिर्फ इतना 75/100, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 25 तिया 75, और ये हो जाएगा 25 चौका 100। अब इसको अगर मैं कट करूँ तो कट जाएगा, ये 4 दूनी 12, नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 तिये 6, इससे कटेगा, और ये 2 सत्ते 14 और 2 छिक 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या बचा है, 76 बचा है, 73 बचा है और 3 बचा है। अब इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, 16,644 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से हो जाएगा, ओके। तो सिंपल आपको ऐसे करना है, कभी भी अगर इंक्रीज डिक्रीज का आता है कि पॉपुलेशन में इतना इंक्रीज हुआ है इतना डिक्रीज हुआ है, अब कितना भी लंबा दे दे, कितनी भी बार दे दो, आपको ऐसे ही करते जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है
ए मैन स्पेंड्स ए पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स ए पार्ट ऑफ इट। एक आदमी है जिसने अपनी जो भी उनकी आय थी, इनकम थी, उसका कुछ पार्ट जो है वो क्या किया है, खर्च किया, और कुछ पार्ट क्या है, सेव किया, बचाया है, बचत की है। तो रेशो ऑफ हिज मंथली इनकम इज 7250, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हिज, एक मिनट, ये क्या पूरा क्वेश्चन ही नहीं दिया गया इसमें, क्वेश्चन ही कट हो गया यहाँ से, वेट भैया, क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे रेशो दिया गया होगा कि कितना जो है उसने इनकम पे खर्च किया है और कितना जो है उसने उसको बचाया, तो वो रेशो मिलेगा यहाँ पे, और उसकी मंथली इनकम इतनी मिलेगी। तो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ ना कि ये जो वैल्यू होगी वो 100% की वैल्यू होगी, ठीक है। और इसमें जो भी पूछा है कि उसने खर्च कितना किया और बचाया कितना, तो वो रेशो हम निकाल सकते हैं कि जिसे अब आपसे, अगर आपसे बचत का पूछा है, मान लो आपसे कितना पूछा है, बचत का पूछा है, तो बचत वाले को ऊपर रखो, टोटल वाले को नीचे रखो, और साथ में आप इनकम को मल्टीप्लाई कर दो, कुछ ऐसे जो है ही हो जाएगा। अब ये पूरा क्वेश्चन नहीं है तो इसको हम जो है स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कई बार ना आंसर की में ही इस तरीके से दे दिया जाता है क्वेश्चन, कई में तो देखो जो स्टेटमेंट होती है ना वो भी गिवन नहीं होती है, ऐसी ऐसी की जो है ये डीएसएसबी की तरफ से डाली जाती है, कुछ पेपर्स में ऐसा हुआ है, बट कोई नहीं, क्वेश्चंस अगला देखते हैं अभी हम। देखो क्या कह रहा है, द कोस्ट ऑफ 13 डजन बनाना इज 1092। 13 दर्जन बनाना का जो कोस्ट है वो कितनी है, 1092 है। और कोस्ट ऑफ 24 लेमन्स, 24 लेमन, ये 30 क्या है, डजन है, और ये सिर्फ 24 लेमन्स है, इनका जो रेट है ना वो 84 रुपीज़ है। फिर क्या फाइंड आउट करना है, रेशो फाइंड आउट करना है, कोस्ट ऑफ 1 लेमन टू द 1 बनाना, क्या कह दिया, 1 लेमन टू द 1 बनाना। अब यहाँ पे देखो ये 13 डजन है, इन 13 डजन का रेट 1092 है ना। अब 13, एक डजन में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं, तो 13 डजन में कितने केले होंगे, 13 गुना 12 हो जाएगा ना, 13 गुना 12 हो जाएगा। तो टोटल केले कितने आ गए, टोटल अगर मैं केले देखूं तो वो कितना आ जाएगा, 13 इंटू 12 करेंगे 156। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 156 बनाना का जो रेट है ना वो 1092 है। तो मैं एक बनाना का रेट निकाल सकती हूँ, एक बनाना का कितना हो जाएगा, 1092 को 156 से क्या कर देना, आपको डिवाइड कर देना है। और जब हम इसको किससे 156 से डिवाइड करेंगे तो 7, यानी कि एक केले का जो रेट है, एक बनाना का जो रेट है वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अब यही चीज़ लेमन में निकालनी है। 24 लेमन का रेट कितना है, 84 है, तो हमें 1 लेमन का निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, 84/24 हो जाएगा, ठीक है। 12 से 84 और 12 दूनी 24, और ये कितना आ जाएगा, 2 तिये 6 और 2 पंजे 10। अब रेशो कितना आ गया, 7:3.5, ठीक है। कोस्ट ऑफ 1 लेमन टू द 1 बनाना, ओके, 3.5:7 आया। अब इसको हम ऐसे करेंगे, अब ये 35/10 हो जाएगा क्योंकि इसको हटाऊंगी मैं, तो इनका कैसे निकालेंगे, अब जब भी कभी ऐसे आ जाए ना ऊपर नीचे तो आपको क्या करना है, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये मैंने आपको बता दिया है, इसको इरेज करते हैं, यहीं पे करेंगे ना क्वेश्चन को। अभी देखो वेट, अब ये देखो ये आया 3.5:7 आया था ना। मैं इस रेशो को, इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करती हूँ, इस 3.5 को 35/10 लिख सकती हूँ ना, 35/10 रेशो 7। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि 35 के नीचे 10 और 7 के नीचे 1 है। तो जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं ना, इसको सही प्रॉपर रेशो में लाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेंगे, और वो जो एलसीएम आएगा उसके साथ जो है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 10 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा, तो 35/10 को मैं क्या करूंगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। रेशो 7/1 को मैं क्या करूंगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 35 आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। 35 1 35 और 35 2 70, 1:2 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सर्वे 1000 पीपल वर asked about their favorite flower and the results were recorded in the table below. ओके,
एक सर्वे किया गया है जहाँ पे 1000 पीपल को जो है पूछा गया उनके फेवरेट फ्लावर के बारे में। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि रोज जो है ये इतने नंबर ऑफ पीपल को पसंद है, लिली इतने नंबर ऑफ पीपल को, जैस्मिन, ऑर्चिड और सनफ्लावर का दिया गया है। ठीक है, ये एक टेबल हमको इस तरीके से दी गई है, गिवन है। अब हमसे पूछा गया व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल प्रेफर जैस्मिन, ये वाला, एज देयर फेवरेट फ्लावर। व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल, पहले तो टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालो कि कितने हैं, 1000 पीपल है। ओके, और 1000 में से कितने को जैस्मिन पसंद है, ये परसेंटेज निकालना है। तो 250 को पसंद है तो 250 को ऊपर लिखो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब 0 से सारे 0 कैंसिल हो रही है तो 25% आ गया। अब ये आपसे कोई और भी पूछे, जैसे रोज का पूछे तो 250 की जगह रोज की वैल्यू रख दो, टोटल वैल्यू नीचे रहेगी और मल्टीप्लाई 100 से होगा। तो इस तरीके से आप रोज की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, 30% आ जाएगी। ठीक है, तो कोई भी पूछे आप उसको बता सकते हैं। अब आपसे वो पूछ सकता है कि दोनों का पूछ सकता है, जैसे रोज और लिली का बताइए, तो उसमें क्या करना है, आप दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए और उस एडिंग नंबर्स को ऊपर रख दीजिए। जैसे आपसे रोज और लिली दोनों का पूछ लिया जाए कितना परसेंटेज है, तो 300 और 250 कितना हो जाएगा, 300 और 2 500, 550 आ जाएगा ऊपर, नीचे वही टोटल रहेगा और मल्टीप्लाई में 100 रहेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो 55% आ जाएगा। ठीक, तो कुछ भी पूछे बिल्कुल, देखो बच्चों वाले क्वेश्चन जो है मैथ के इसमें दिए गए हैं वैसे। ठीक है, अभी तक 10वें क्वेश्चन तक बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। चलिए, कोई डिफिकल्ट आएगा तो मैं बिल्कुल आपको साथ में बताऊंगी कि भाई ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। अभी 2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, अदरवाइज बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखिए, ए कार ट्रेवल्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स। एक कार है जो ट्रेवल करती है 180 किलोमीटर 3 घंटे में। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 7 आवर्स एट द सेम स्पीड। तो ये कितना जो है ट्रेवल करेगी 7 घंटे में एट द सेम ट्रेवल। देखो 180 किलोमीटर 3 आवर में जा रही है। एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आता है स्पीड का। अब यहाँ पे हमारे पास 150 किलोमीटर जो है ना, ये क्या है, 180 किलोमीटर सॉरी, ये डिस्टेंस है, दूरी है, और ये जो है ना ये टाइम है। तो हम स्पीड यहाँ से निकाल सकते हैं ना, डिस्टेंस कितना है 180 है और टाइम कितना लगा है 3 घंटे लगा है, तो 60 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी स्पीड आ गई। अब इसने पूछा है हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 7 आवर्स एट द सेम स्पीड। अब हमसे क्या पूछ लिया है, अब हमसे डिस्टेंस पूछ लिया है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यहां से निकालो, क्या निकलेगा, डिस्टेंस एज इट इज इधर रह जाएगा और टाइम को हम क्या कर लेंगे, उधर ले जाएंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अब डिस्टेंस हमको निकालना है, स्पीड कितनी है 60 है और टाइम कितना है 7 आवर्स है, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 420 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा 420 किलोमीटर। चलिए ओके, ये वाले एलसीएम एचसीएफ भी मैंने आपको निकालने बता रखे हैं कि भाई अगर ऐसे स्क्वायर में आ जाए तो किस तरीके से आपको निकालना है, चाहे एचसीएफ पूछा जाए एलसीएम पूछा जाए। जिसने नहीं देखी है वीडियो जाके देखो, और जो बच्चा टारगेट बैच में ऐड होना चाहिए, 15-20 दिन है आपके पास, तो उसमें ऐड हो जाए। उसमें भी मैंने जो है सारे लिंक दिए हैं वीडियो के कि भाई एक दिन इस वीडियो को पढ़ो, फिर इस वीडियो को पढ़ो, फिर इस वीडियो को पढ़ो। तो जो भी बच्चा इंटरेस्ट हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के, वहाँ जाके आप जो है हमारे जो टेलीग्राम पेड ग्रुप है टारगेट बैच का, उसमें शामिल हो सकते हैं। सभी की पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर या जो अभी पेपर हो रहे हैं उन सभी की पीडीएफ भी आपको उसी में मिल जाएगी ग्रुप में। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो हाईएस्ट पावर को लेके चलो, सॉरी लोवेस्ट को। एचसीएफ की बात हो रही, देखो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें हम लोवेस्ट पावर लेंगे। ठीक है, मीन्स जो भी लोअर पावर होगी। और एलसीएम आपसे पूछा है तो हमें हाईएस्ट पावर जहाँ पे बन रही है ना जिस भी नंबर की, वो लेनी है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में देखो आप क्या दिया गया आपसे, 4 9 14, 4 14 19, 9 14 19। अगर आप ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो हमें बेस में क्या मिल रहा है, 2 3 7 19 बन रहा है ना। तो हमारा जो ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है, हमको उसको 2 3 7 की 19 की पावर में जो है करना पड़ेगा। अब जैसे ये था 4 की पावर 3 9 की पावर 2, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64, 64 होता है। 64 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है ना, 2 की पावर 5 लिख सकती हूँ ना इस 4 की पावर 3 को। अब 9 का स्केयर क्या होता है, 81 होता है, और 81 को अगर मुझे 3 की पावर में लिखना हो तो कितना होता है, 3 तिया 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81, तो 3 की पावर 4 बनेगा। अब 14 है सिंपल, 14 को क्या लिखती हूँ मैं, 2 × 7 लिख देती हूँ। कितना लिख देती हूँ, 2 × 7। ठीक है,
ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो आंसर है ना वो इन्हीं नंबर्स की में है, 2 में, 3 में, 7 में और 19 में। तो पहले वाला नंबर हमने इसके उसमें बना लिया। अब दूसरे की तरफ चलते हैं, तो दूसरा ये है, फिर से क्या है 4 की पावर 2 यानी कि 16 को अगर मैं 2 की पावर में लिखूं तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 यानी कि 2 की पावर 4 लिखा जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे लिख रही हूँ मैं ताकि सोल्व करने में आसानी हो जाए। ठीक है, उसके बाद 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, तो 14 को क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 7 लिख सकती हूँ। इस 14 को क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 7 लिख सकती हूँ ना। ओके, और 19 है तो 19 रहेगा। 19 की पावर यहाँ पे लगभग क्या हो सकती है, 1 हो सकती है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब तीसरे में देखिए, तीसरे में 9 की पावर 3 दे दी। 9 की पावर 3 का मतलब है 9 में 81, 81 नीम 729, 729 3 की पावर कितना बनेगा, देखो 3 की पावर 4 81 बना था ना। 81 को अगर मैं 3 से करती हूँ तो 3 एकम 3 अट्ठे 24, 243 बना। ठीक है, तो ये 3 की पावर 5 होगी। फिर इसको करेंगे 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तो 3 की पावर 6 बन रही है। यहाँ पे क्या बन रही है, 3 की पावर 6। ठीक है, मीन्स अगर मैं 3 को 6 टाइम अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 729 बनेगा ना। तो 3 की पावर 6 हो जाएगा इनटू, अब क्या है 14 का स्क्वायर, वही 14 का स्क्वायर है तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। वही चीज़ है जो ऊपर हमने की, 2 इंटू 7 और 19 का स्क्वायर। अब मैंने आपको बोला एलसीएम क्या होगा, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी। अब इन तीनों में 2 की वैल्यू देखिए किस में हाईएस्ट बन रही है। फर्स्ट वाले में अगर मैं देखूं तो 2 की पावर 6 बन रही है। सेकंड वाले में अगर मैं देखूं तो 4, 5 और 6, एक मिनट, 4 कहां पे गड़बड़ की हमने, टू की पावर तो 6 ही बन रही है यहाँ पे भी। देखो 2 दूनी 4 चौक 16 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 16। हाँ, इसमें भी जो है 2 की पावर 6 ही बन रही है और नीचे 2 की पावर 2 ही बन रही है। तो हाईएस्ट तो 2 की पावर 6 आ रहा है। वेट एक मिनट, बाकी अगर हम उसको देखें तो बाकी सारे सही बन रहे हैं। जैसे 19 सबसे बड़ा है तो 19 का तो स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, फिर 7 की अगर वैल्यू देखूं तो फर्स्ट वाले में 7 की पावर 1 है, दूसरे वाले में 2 है और तीसरे वाले में भी 2 है, तो 7 का स्क्वायर बनेगा। तो 5 और 3 वाले ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद 3 की पावर अगर मैं देखूँ तो 3 की पावर फर्स्ट वाले में 4 बन रही है, सेकंड वाले में कोई भी नहीं है और लास्ट वाले में 3 की पावर 6 बन रही है। तो 3 की पावर 6 जो है यहाँ पे बन रहा है। ओके, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2 की पावर 6 ही मेरा तो निकल के आ रहा है। क्या हमने कोई गड़बड़ की है। 4 की पावर 3, देखो 4 चौक 16 चौक 64। ओके, 2 की पावर 6 बनेगा आई थिंक, है ना। 2 की पावर 6 आ जाएगा, सॉरी 64 है ना, क्योंकि तो ये कितना बनेगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी, यस 2 की पावर 6 होना था ये। और 2 की पावर 6 ये हो जाएगा और एक पावर ये, तो 2 की पावर 7। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। मीन्स ऐसे लेना है आपको। तो हाईएस्ट पावर हम लेंगे एलसीएम में और लोवेस्ट पावर लेंगे हम किस में, एचसीएफ में। तो लोवेस्ट इसमें जैसे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे लोवेस्ट कितनी है, 2 की पावर 1 लोवेस्ट है ना, तो जब एचसीएफ आएगा तो वहाँ पे 2 की पावर 1 लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी। तो इसीलिए हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए स्टूडेंट बाय 7 पेन्स इन 343, 7 पेन खरीदे हैं कितने रुपए में, 343 रुपए में। हाउ मच मनी डज ही नीड टू बाय 2 पेन्स। देखो 7 पेन का मूल्य 343 है तो मैं एक पेन का निकाल सकती हूँ ना। एक पेन का कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 28 जब किया तो 7 नीम 63। एक पेन का मूल्य 49 है तो 2 का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 नीम 18, 1 2 चौको 8 और 1 9, 98 जो है 2 पेनों का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है गिवन एक्सप्रेशन को। तो ये डिवाइड में है तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इस वाले को सोल्व कर लेते हैं एंड देन इसको डिवाइड में ले आएंगे। तो ये 1 नीचे अगर मैं सोल्व करूं तो एलसीएम कितना आएगा, 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24, 6 चौक 24, हाँ 24, दोनों से कट हो रहा है, 6 4 जा 24, तो ये 20 हो जाएगा। 8 3 जा 24, तो 3 6 18 हो जाएगा। यहाँ से जब मैंने इसको सोल्व किया तो ये मिला 20 30 38, 38 बटे 24,
तो ये कुछ जब इस तरीके से होगा तो 24 हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो 24/38 मीन्स फर्स्ट टर्म को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर बचता है ये, और ये डिवाइड हो रहा है 8/27 से। इस डिवाइड को हटाने के लिए अगर मुझे मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में लाना होता है, तो जो डिवाइड के बाद वाली वैल्यू है ना, वो क्या होती है ना, पलट जाती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 27 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे चला जाएगा। अब 8 दिए कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब कोई कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 सत्ते 21, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 81/38। अब 38 दो ही ऑप्शन में दिख रहा है, बट इसको करके देख सकते हैं, हो सकता है ना वो कट हो जाए, तो बेटर है इसको करके देखो। 81 को अगर मैं 38 से करूँ, 38 दूनी अगर मैं देखूंगी तो कितना बनेगा, 2 8 16 चला जाएगा, 2 8 16, 2 3 6 और 1 7, 38 दूनी 76 और ये आ जाएगा 5। तो राइट आंसर कितना आएगा, 2 को हम रखेंगे सही में, रिमाइंडर हमारा ऊपर, 2 सही 5/38, ये वाला आंसर आ जाएगा 2538। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अभी तक 14 क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं और बहुत इजी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच द 7-digit नंबर इज डिविजिबल। यहाँ पे लगता है डिविजिबिलिटी रूल, सब कुछ करवा रखा है, चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा। जो भी टॉपिक आपको सीखना है बाय टॉपर्स प्राइम चैनल कर देना, DSS भी लिख देना साथ में, फॉर DSS भी कर देना, वहाँ पे आपको या पूरी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। सिलेक्शन बैच की भी है, और उससे पहले हमने DSS भी जब 2024 हुआ था, 23 आई थिंक, जब भी, तो उसकी भी जो है प्लेलिस्ट है। तो दोनों में मैंने मैथ अलग अलग तरीके से करवाया हुआ है, तो दो आप देख सकते हैं दोनों में। ठीक है, ओके। लिस्ट वैल्यू, अब लिस्ट वैल्यू मतलब सबसे छोटी वैल्यू, तो इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल किसका पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल किसका पता होना चाहिए, 8 का। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, देखो, या तो इसमें 4 और 2 को अप्लाई कर लो, या फिर जो लास्ट 3 डिजिट होते हैं ना, 1 के 2, लास्ट 3 जो वो होते हैं ना डिजिट, वो क्या होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होने चाहिए। लास्ट 3 डिजिट जो हैं वो क्या होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होने चाहिए। अब हमें लिस्ट वैल्यू लेके चलनी है। ठीक है, अगर मैं 1 की जगह लिस्ट वैल्यू सबसे पहले मैं 0 लेके चलती हूँ, क्योंकि ऑप्शन में वहाँ पे 0 मिलेगा आपको। अगर नहीं भी दिया गया है तो सबसे जो छोटा ऑप्शन हो ना वो उठा लो ऑप्शन में से। अब सबसे छोटा यहाँ पे 0 है, तो 102, क्या ये 8 से पूरा डिवाइड होगा, करके देखो, 8 1 जा 8। ठीक है, तो ये देखो 8 दूनी 16, नहीं होगा पूरा कट, तो नहीं। अब अगला नंबर लेते हैं 1 क्या ये 8 से पूरा कट हो जाएगा, तो देखो 8 एकम 8 और 8 चौक 32 हो रहा है पूरा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा 1 आ जाएगा, कि जो k की वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आपको चेक करना है पूरा। इसमें आपको भर के मतलब पूरा जो है कंप्लीट नहीं रखना कि मैं 73501 मैंने एक बार 0 रखा और मैं इसको पूरा डिवाइड करके नहीं, इसीलिए यहाँ पे काम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल। आपको डिविजिबिलिटी रूल है पता है, तो आप इजीली जो है क्या कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। देखो क्वेश्चन तो तब भी निकल जाएगा, आंसर तो तब भी निकलेगा, लेकिन बच्चा वहां पे सिलेक्शन कौन लेके जाएगा, जो ट्रिक से काम करेगा। ठीक है, जिसको ये चीजें पता होगी, जो अपना टाइम बचा के पूरे पेपर को कंप्लीट करने में लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। अभी देखिए अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 100 एप्पल वर बोट एट द रेट ऑफ 1200 टन पर 100 एंड वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, बोट मतलब खरीदना। ये कॉस्ट प्राइस दी गई है 100 एप्पल की, तो 100 एप्पल की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 1210 रुपये है। ठीक है, 1200 है, और प्रॉफिट कितना दिया गया है, वो 815 दिया गया। अब 815 अगर प्रॉफिट है तो मैं एसपी निकाल सकती हूँ ना। प्रॉफिट का मतलब क्या है, सीपी में प्रॉफिट का ऐड हो जाना। तो हमारा जो एसपी होता है ना वो क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो एसपी कितना आ जाएगा, अगर मैं 1210 में क्या कर दूं, 815 को ऐड कर दूं, तो एसपी जो है निकल के आ जाएगा, तो एसपी हो जाएगा 2025। तो मेरे पास सीपी आ चुका है, मेरे पास एसपी आ चुका है। अब इसने पूछा है फाइंड द सेलिंग प्राइस पर डजन एप्पल। पर डजन एप्पल का जो है इसने सेलिंग प्राइस जो है पूछ लिया है। ठीक है, अब टोटल सेलिंग प्राइस जो था वो कितना था, 2025। ये 2025 किसका प्राइस था, 100 एप्पल्स का प्राइस था ना ये। ठीक है, और हमें चाहिए कितने का, डजन का। डजन का मतलब 12 एप्पल्स का, तो 12 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसको अगर हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 0, ये 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। फिर से कट करेंगे, 5 चौक 20, 5 8 40, 5 एकम 5 और 4 तिये 12, तो 81 और 3
को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 243, यानी कि 12 एप्पल का, यानी कि डजन एप्पल का जो रेट आ गया वो कितना आ गया, 243 आ गया, यानी सेलिंग प्राइस पूछा था। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा 243। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इन व्हाट ड्यूरेशन इन ईयर्स विल ₹3000 fetch a simple interest of 240 rupees at 5% per annum rate of interest। ओके, क्या कह रहा है, इन व्हाट ड्यूरेशन, तो हमसे जो है ना की बार क्या पूछ लिया, टाइम पूछ लिया है। क्या पूछ लिया, टाइम। देखो सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है, 240 रुपये गिवन है, तो जो गिवन है उसको एज इट इज उसकी जगह पे रख दो, 240। प्रिंसिपल अगर मैं देखूं तो वो कितना है, 3000 है। रेट 5% और टाइम को हमें निकालना है, और नीचे 100 है, तो जो कटता है उसको काट लो। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, इस 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे बचा 5 दिए 15, तो ये आ जाएगा 24/15, और ये टाइम निकालना है हमें। इसको हम करेंगे तो 15 एकम 15 होएगा, और 15 6 90, 1.6 जो है ईयर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ नॉन स्क्वेयर नंबर बिटवीन 69 स्क्वेयर एंड 70 स्क्वेयर। ओके, नंबर ऑफ नॉन स्क्वेयर नंबर पूछा है इसके बीच में, मतलब कितने ऐसे नंबर होंगे जो कि नॉन स्क्वेयर नंबर होंगे, मतलब 69 स्क्वेयर और 70 स्क्वेयर के बीच में। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वेट, देखो अब यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको दिख रहे हैं। अगर मैं एक को n ले लूँ, वेट 1 मिनट, अगर मैं एक को n ले लूँ और इसको मैं ले लूँगी क्या, n+1, यही तो है ना, कि अगर मेरा n 69 है तो n+1 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर भी दिया गया है, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो दिए गए हैं वो क्या है, n का स्क्वायर है और साथ में n+1 का स्क्वायर है, ये 2 नंबर है। ठीक है, अब हमें नॉन स्क्वायर नंबर निकालना है, तो नॉन स्क्वायर नंबर निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना 2 कॉन्जिक्यूटिव के बीच में, तो वो याद रखना है, वो फॉर्मूला होता है 2n। क्या फॉर्मूला होता है, 2n। अब 2 तो यहाँ पे है, n क्या था, n क्या माना हमने, 69 माना है ना, तभी जो है 70 आया n+1। ठीक है, तो n की वैल्यू 69 है, तो कितने आ जाएंगे नंबर, 138 आ जाएंगे, 2 9 18 पे, और 1 2 6 12 और +1 13, 138 जो है यहाँ पे नॉन स्क्वायर नंबर आ जाएंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ऐसे निकालना है, पहले वाला नंबर n होगा, उससे अगले वाला n+1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है यहाँ पे दोनों ही। ठीक है, तो राइट आंसर 138 हो जाएगा। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट है बट यहाँ पे कर दिया हाफ ईयरली। जो पहला क्वेश्चन हमने इससे पहले पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो वो था एनुअली, यानी कि पूरा ईयरली हम लेके जा रहे थे। अब हाफ ईयरली को कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हाफ ईयरली के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, ए मनी इज लैंड एट 15% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये जो 15% है ये क्या है, रेट है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंड किया जा रहा है। At what rate, rounded off 2 decimal place, should it be given to get the equivalent of this if compounding is done annually? ठीक है, मतलब पहले जो 15% पे दिया जा रहा है ना, वो दिया जा रहा है हाफ ईयरली, और इसी को अगर मैं दे रही हूँ किस पे, एनुअली पे, तो कितना जो है रेट लगेगा, वो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो देखो, जब भी हाफ ईयरली अगर पूछा जाता है तो रेट को क्या कर दो भाई, रेट को 2 से डिवाइड कर दो, रेट को 2 से डिवाइड, जैसे 15% रेट है ना, तो वेट 1 मिनट, देखो रेट 15% है ना, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, यहीं पे कर लो ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। तो ये कितना आ जाएगा, 7.5% आ जाएगा रेट, क्यों किया हमने, क्योंकि हाफ ईयरली है, ये हाफ ईयरली है। अब हमें पता है जो फॉर्मूला होता है, ओके, और जो ईयर होता है ना हमारा, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे 1 ईयर में, एक साल में 2 बार जो है कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जाएगा, तो टाइम वहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे टाइम 1 ईयर था तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेट हम ये मान के चलेंगे अब, और जो हमारा टाइम है ना वो 1 ईयर की जगह पे क्या लेना है हमको, 2 ईयर जो है ले लेंगे।
ठीक है। फिर जो है हम यहाँ पे अमाउंट जब हम निकालेंगे तो वो जो फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, अफेक्टिव एनुअल रेशो जब हम निकालेंगे तो वो कैसे आ जाएगा, 1+R/N, और ये हो जाएगा, मतलब R तो हम पहले ही कर चुके हैं इसमें, वेट एक मिनट, क्या हो गया ये, ओके देखिए ये हमने देख लिया कि इस तरीके से हमारी R जो है ना वो 7.5 कैसे हुई और टाइम जो है किस तरीके से बढ़ा। अब देखो जब भी आपको इक्विवेलेंट जब वो निकालने के लिए बोला जाता है ना, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो हमारा ये होगा, क्या बोलते हैं इसको, अफेक्टिव एनुअल रेट। ठीक है, एनुअल रेट निकालना है ना हमको इक्विवेलेंट में, तो जब भी हमको निकालना है ना ये, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है 1+R/N, और n यहाँ पे और -1। ठीक है, अब यहाँ पे 1 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। रेट हमारा कितना था, 15%। ये n क्या है, n जो हम कंपाउंड ले रहे हैं ना हाफ ईयरली, ये 2 टाइम्स लेंगे ना हम। ठीक है, तो इस n की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर भी 2 रहेगा और ये -1 हो जाएगा, और ये 2 मैंने मतलब कट के जो r की वैल्यू होगी ना वो वापस से वही 7.5 आ जाएगी, तो वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, ताकि यहाँ पे आके आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये 15/2 क्यों किया गया है। ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली ले रहे हैं तो हमें रेट को जो है क्या करना होता है, हाफ करना होता है, और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो ये देखो 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 17/2, 17/2 आ जाएगा, या फिर इसको कट कर लो तो 15%, ओके 100 भी तो आएगा ना, 15% था क्योंकि ये 15% था, तो इसको हमको काट के करना है किसी भी तरीके से। जैसे ये हो जाएगा ऊपर 1+0.15 और बाई में 2 रहेगा ये, और 0.15 को जब मैं करूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा, 2, 2 सती 14 और 2 पंजे 10, 0.075 समथिंग आ जाएगा। वेट एक मिनट, मतलब इसको जब मैं सोल्व करूँगी ना, इसको 0.15 को, तो 0.075 आ जाएगा, और ये 1+ जो है साथ में है, तो इसको जब हमने सोल्व किया तो 1.075, और इसकी जो पावर रहेगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और साथ में ये -1 जो है चलेगा ही। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना है ये आपको। ठीक, तो ये क्या था, 1+ था, अब 1+ था तो 1.075 ऐड होके जो है ये आ गया है। अब 1.075 का स्क्वायर अगर आप लेके चलेंगे तो 1.155625 समथिंग आएगा, और -1, इसमें से जब इसको हम माइनस करेंगे तो 0.155625 जो है आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको परसेंटेज में निकालना है तो कर दो इसको 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 15.5625% आएगा। मतलब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी 100 से, नीचे भी क्या होगी वैल्यू, ये कट के हो जाएगी 3 और 3 6, 2 से ये कट जाएगा यहाँ पे, और 4 के बाद जो है वो आ जाएगा 15.5625 जो है इसका राइट आंसर जो है निकल के आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे क्या था, कैलकुलेटिव था ये, बस इसमें जब भी कभी भी एनुअल इक्विवेलेंट अगर पूछा जाता है ना, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1+R/N, और n जो लेना है ना वो हाफ ईयरली है ना, तो ये n की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 2 रहेगी, हाफ की जब बात आएगी। ठीक है, और ये क्या कर देगी, फिर रेट को हाफ कर देगी और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देगी, और साथ में ये -1 जो है आपको लेके चलना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसा कि सिंप्लीफाई कीजिए फॉलोइंग एक्सप्रेशन को। 13/16 है, 13/16 की पावर 1/4 है। देखो जब भी बेस सेम होता है ना, सिंपल क्या करो, जो भी पावर्स होती है ना उनको ऐड कर दो। अब 13/16, एक मिनट पेन नहीं चल रहा है, चलिए देखिए। अब देखो सभी में अगर आप बेस वैल्यू देखोगे तो कितनी है, 13/16, तो 13/16 को सिर्फ एक बार लिखो और इसको ऐसे कर दो। अब जो भी बेस जो पावर है ना सभी की, वो क्या है, उनको ऐड कर देना, क्योंकि यहाँ पे सभी का अगर आप बेस देखेंगे ना, पावर में जो बेस है 13/16 है, यहाँ पे भी 13/16 है, यहाँ भी 13/16 है, तो उनको क्या कर दो, आप ऐड कर दो पावर्स को, 1/4 और 3/2। अब इसको अगर मैं यहाँ सोल्व कर रही हूँ इस वाली चीज़ को, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, तो ऊपर वाले 2 नंबर सेम आएंगे, और ये सॉरी ये 1 है, और ये देखो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 और 3 और 1 10/4, 10/4 जो है 13/16 की पावर बन जाएगी। इसको हम कट कर सकते हैं ना, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो 13/16 5/2 इसका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अगर यही चीज़ मान लो इस मल्टीप्लाई की जगह पे ना अगर डिवाइड होता,
अगर यहाँ पे डिवाइड होता तब आपको क्या करना था, पावर को माइनस कर देना था। ठीक है, बेस सेम है, साइन अगर डिवाइड का है तो पावर माइनस हो जाएगी, बेस सेम है और साइन जो है वो मल्टीप्लीकेशन का है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये दोनों आपको इंडाइसेस और शर्ट्स में जो चैप्टर है ना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने करवाई हुई हैं, वहाँ पे मिल जाएंगी ये। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारे जो 20 क्वेश्चन है वो खत्म हो जाते हैं। आपको पता है कि स्टेनोग्राफर के पेपर में जो है 35 आई थिंक क्वेश्चन पूछे, 30 या 35। ठीक है, तो वो देख लेंगे कितने पूछे गए। तो 20 हमारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्योंकि एक बार में 20 ही क्वेश्चन जो है ओपन होते हैं पेपर में। ठीक है, तो उसी तरीके से जो है ये पूरा पेपर आपको दिया गया है। तो फिर से नंबरिंग हमारी 1 से शुरू हो रही है। वैसे अगर आप देखेंगे तो 21 क्वेश्चन है हमारा ये। चलिए देखिए, ग्रेटेस्ट रेशो अमंग, ओके इसमें से ग्रेटेस्ट रेशो बताना है कि सबसे बड़ा रेशो कौन सा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको एक तरीका क्या है, देखो अगर मैं इसको डेसिमल वैल्यूज़ में निकाल लूँ, जैसे 7/5 है, 7/5 कितना होता है 0, और ये रहेगा नहीं सॉरी 1.4 आएगा, क्या कर रही हूँ मैं, वेट, क्योंकि 5 से पूरा करते हो जाएगा ना, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। ठीक है, 1.4। 23 21 को अगर मैं करूं तो 21 एकम 21 होगा और 21 दूनी 42 ज़्यादा हो जाएगा, 1.0 और आगे का नंबर जो है आएगा। ठीक है, देखो ये तो देखो फिर इससे छोटा है तो इसको बेशक आगे मत करो। अब 29/26 को देख लो, अब इसमें भी क्या होगा, 26 1 जा 26 आएगा और बचेगा कितना, वही 1.0 समथिंग आएगा। इसमें भी नहीं, इसमें आ जाएगा। सो एक मिनट देखते हैं, 29 26 को करके में भी आ जाए इसमें। 26 एकम 26, 9 में से 6 जाएगा 3 पॉइंट और 0 लगा, हाँ इसमें बन रहा है 26 एकम 26, इसमें बन रहा है। ठीक है ठीक है, 4 और ये हो जाएगा 26 अगेन 26 बन जा 26 आएगा। बट यहाँ पे देखो एक 1.1 आ गया ना, तो उसी में छोटा लगेगी, क्योंकि यहाँ पे 1.4 है, पॉइंट के बाद 4 है और यहाँ पे 1 है, तो ये भी इससे छोटा है, हमें बड़ा बताना है ना। तो ये तीनों हमारे हो गए। लास्ट नंबर हमारा बचता है 23 और 21, कौन सा था, सॉरी ये था 4 और 3, 4 और 3 था। तो ये बनेगा 3 एकम 3 और 10 बचा, 3 3 ये 1.3 बनेगा। तो अब बड़ा देखो कौन सा है, 1.3 बड़ा है या 1.4 बड़ा है, 1.4 बड़ा है, तो इसीलिए 7/5 जो है ये बड़ा आ जाएगा। सिंपल था ये, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, A 125 मीटर लॉन्ग ट्रेन ओवरटेक ए मैन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक 125 मीटर लॉन्ग ट्रेन का मतलब है ना, वो भी आप किस में लेंगे, डिस्टेंस में, यानी कि जो लंबाई होती है ना ट्रेन की, वो भी हम डिस्टेंस को लेके चलते हैं उसमें। ठीक है, और ये जो है एक आदमी को क्रॉस करता है किस स्पीड पे, 10 कर। देखो अगर ट्रेन आदमी को क्रॉस करे या फिर किसी खंबे को क्रॉस करे तो वहां पर उन चीज़ों को ऐड नहीं किया जाता है। अगर वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो हम प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होती है ना उसको ट्रेन की लंबाई में ऐड कर देते हैं, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे को 2 चीज़ें मिल गई हैं। क्या मिल गया है कि एक हमारा डिस्टेंस है जो कि 125 मीटर है, दूसरा हमें स्पीड भी देखने को मिली कि स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर बराबर है, इन सेम डायरेक्शन है और ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, आदमी भी और ट्रेन भी, इन 45 सेकेंड्स और स्पीड ऑफ, देखो स्पीड किसमें, 10 किलोमीटर पर आवर इन 45 सेकेंड्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक दिस ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस अनदर 430 मीटर लॉन्ग ट्रेन। तो ये जो मतलब कितना टाइम जो है ये ट्रेन कंप्लीटली क्रॉस करने मिलेगी किसी अनदर ट्रेन को जो कि 430 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और ये मूव कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। अब जब 2 ट्रेनें इस तरीके से दी गई हैं तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला जो है हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए हमने यहाँ पे एक गलती कर दी पढ़ते हुए, हमने जो है स्पीड देख ली ना, ये ट्रेन की मान ली, बट ये ट्रेन की स्पीड नहीं दे रखी है। यहाँ पे ट्रेन की स्पीड तो हम पहले निकालेंगे। ये जो स्पीड दे रखी है ना 10 किलोमीटर पर आवर, ये आदमी की स्पीड दे रखी है। ठीक है, तो देखो लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितना है, लेंथ अगर मैं देखूँ तो वो 125 मीटर है ना। टाइम टेकन टू ओवरटेक द मैन, टाइम कितना लग रहा है उसको ओवरटेक करने में, 45 सेकेंड का टाइम लग रहा है। स्पीड ऑफ मैन, जो स्पीड है स्पीड ऑफ मैन है वो कितनी है, स्पीड ऑफ मैन अगर आप देखेंगे तो वो 10 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में निकालना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से कर देंगे ना। ठीक है,
10 को अच्छा मीटर में निकालो, ओके मीटर पर सेकंड में निकालना है ना, तो 5/18 से, सॉरी क्योंकि हमें ज़्यादा से कम में करना है तो ऊपर कम वाला रखेंगे, 5/18 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 50/18, यानी कि लगभग 25/9 मीटर पर सेकंड जो है स्पीड ऑफ मैन जो है निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने जो है कर लिया है। अब अगली ट्रेन को क्रॉस करने में बता दिया कि दोनों ट्रेन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब भी जाती है ना, तो जो हमारा रिलेटिव स्पीड होती है ना वो ऐड हो जाती है। जब सेम डायरेक्शन में जाती है ना तो रिलेटिव स्पीड माइनस होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हम अपोजिट में है तो ये वाली दूरी भी तय हो रही है, ये वाली दूरी भी तय हो रही है, तो दोनों को ऐड करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे हम। रिलेटिव स्पीड में अगर मैं देखूँ, जो टाइम है, टाइम कितना लगा है यहाँ पे, ओके यहाँ पे देखो स्पीड कितनी है 98 किलोमीटर पर आवर है। तो इस 91 किलोमीटर में से मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैन की स्पीड को माइनस करना पड़ेगा ना। ठीक है, रिलेटिव स्पीड निकाल रहे हैं ना, तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हमें ट्रेन की स्पीड में से क्या करना पड़ेगा, जो इसकी मैन की स्पीड है उसको माइनस करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा ना। अब देखो, अब ट्रेन की स्पीड हम यहाँ कैसे निकालेंगे, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन L1T1। ये मैं थोड़ा सा एक बार डिटेल में बता रही हूँ, फिर मैं इसको डायरेक्ट तरीके से देखते हैं इसको। ठीक है, इसको जब मैं निकालूंगी तो ये कितना आ जाएगा, ये 125 मीटर था ना। ओके मैन की स्पीड, ओके मैन की स्पीड जो है ये कितनी आ जाएगी, 125/45 आ जाएगी। तो SM की जगह पे मैं क्या वैल्यू रख सकती हूँ, 125/25 रख सकती हूँ। ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ओके 25/9 भी तो आ रहा है, सॉरी डायरेक्ट 25/9 रख लो। हमने ये निकाल तो दिया यहाँ पे 25/9। ओके ये मैन की स्पीड मैन की स्पीड तो हमने यहाँ पे निकाल ली ना 25/9। और ट्रेन की स्पीड जब हमें वो निकालनी है VT ये ST जो है ना स्पीड ऑफ ट्रेन, इसको हम एज इट इज रखेंगे ना। ठीक है, और टोटल अगर मैं देखूँ तो टोटल कितनी आ रही है, 125/45 आ रही है इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो। ठीक है, अब हमें ये निकालनी है, ये निकालना है तो इस 25/9 को मैं इधर ले जाऊंगी, ये हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 9 पंजे है तो 25 पंजे 125 हो जाएगा, 125 आई थिंक 225 हो जाएगा, 125 5 5 10 की 0 नहीं, 2 2 4 और 1 5 2 और 1 3 350 हो जाएगा। और 45 से इसको अगर मैं करूँ तो कितने पे जाएगा, 5 9 45 और 5 7 वेट एक मिनट, देखिए थोड़ा सा सिंपल करके देखते हैं क्या कह रहा है। 125 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। देखो स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो फर्स्ट ट्रेन का जब हम निकालेंगे तो वो 125 मीटर लॉन्ग है और टाइम कितना लगा उसको 45 सेकेंड में। तो ये तो आ गई किसकी स्पीड ऑफ ट्रेन जो है ये निकल के आ गई है। अब मैन की स्पीड भी जो है इसमें दे रखी है। तो स्पीड ऑफ मैन कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर है। तो उसको जब हमने चेंज किया था 10 किलोमीटर पर आवर को, तो हमने क्या किया था 10 × 5 × 18 क्या था, 2 पंजे 10 2 9 18। तो स्पीड ऑफ मैन कितनी आ गई 25/9 आ गई है। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल काम है, तो ये हमने कर लिया है। ठीक, अब अगर हम देखेंगे तो जो हमारी ट्रेन है और जो आदमी है वो दोनों क्या जा रही हैं, सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी ना। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन आ जाएगी। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा यहाँ पे, वही 25 -9/9 -125/45, तो वही मीन्स लगभग वो रहेगी। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक दिस ट्रेन टू कम्प्लीटली क्रॉस अनदर 430। अब अनदर की अगर मैं बात करूँ, दूसरी ट्रेन की अगर मैं बात करूँ, तो वो 430 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, यानी कि उसका डिस्टेंस इतना है। एंड मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 91 किलोमीटर पर आवर। और वो किस स्पीड में आ रही है 91, तो वो टाइम कितना लेगी ये बताना है। अब इसका अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे स्पीड जो थी वो 125/45 थी। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पीड है वो 91 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ से भी रिलेटिव स्पीड हमको निकालनी है। ठीक, ओके वेट, देखो हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं,
इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है स्पीड ऑफ मैन को। क्यों नहीं है? क्योंकि अगली जो स्पीड देखेंगे ना आप वो किलोमीटर पर आवर में, तो इसकी वाली जो मैन की स्पीड है ना उसको क्या रखते हैं, एज इट इज़ रखते हैं, कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पीड निकली है 120/45, ये किस में निकली है, मीटर पर सेकंड में निकली है ना। ठीक है, तो अब हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड जब हम ट्रेन की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन में से माइनस हो जाएगी स्पीड ऑफ मैन। क्यों हो जाएगी माइनस? रीज़न क्या है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, क्योंकि हम पहले वाली रिलेटिव स्पीड निकाल रहे हैं। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, 125/45 है। इसको क्या करूँगी मैं, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए इसको 18/5 से डिवाइड कर वो कर दूंगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, और माइनस कर दूंगी इसमें से कितना, 10 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो ये कितना बनेगा, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18। ठीक है, और यहाँ से कट होके 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 माइनस 10, लगभग जो है अपना वही रिलेटिव स्पीड कितना आ रहा है, 0 आ रहा है इसमें तो। ओके, यहाँ पे क्योंकि हमने इसको कट किया तो मेरा जो आंसर आया वो 0 आ रहा है। क्या कोई और गड़बड़ की हमने, 125/45 ही किया हमने। ठीक है, 5 ने, ओके, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 से पूरा कट गया तो 5 दूनी 10 माइनस 10 ही बच रहा है। ओके, और अगला अगर मैं देखूँ तो टाइम निकालना है हमको। तो टाइम निकालना है कितने मीटर लॉन्ग जो है ट्रेन है, अब दोनों लेंथ को जोड़ लेना है। चलिए इसको करके देखती हूँ मैं एक बार। चलिए देखिए, वापस से देखते हैं। था आसान लेकिन क्वेश्चन ने घुमा दिया बिल्कुल। चलिए देखो, सिंपल आपको याद रखना है। लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन दी है कितनी, 125 मीटर लॉन्ग, और स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड ऑफ मैन कितनी दी है, 10 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम है वो कितना है, 45 सेकेंड है। ठीक है, दूसरी सेकंड ट्रेन में अगर आप देखेंगे तो 430 मीटर लॉन्ग जो है वो ट्रेन है, और उसकी जो स्पीड है वो 91 किलोमीटर, और टाइम हमको निकालना है। फर्स्ट वाली में स्पीड निकालनी पड़ेगी और दूसरे वाली में टाइम निकालना पड़ेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब देखो रिलेटिव स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन और बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन मतलब वही अपना जो स्पीड है ना उसको कर दो भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, इसको जब मैं करूँगी तो ये 125/45 आएगा ना। ठीक है, अब याद रख लो जो स्पीड ऑफ ट्रेन होगी, अब क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन में जा रही हैं, जो स्पीड ऑफ ट्रेन होगी वो माइनस हो जाएगी किस में से, मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन में से जो मैन की स्पीड है ना वो माइनस हो जाएगी, और ये बराबर किसके आएगा, रिलेटिव स्पीड की। अब रिलेटिव स्पीड अगर मैं देखूँ तो वो कितनी है, 120/45 है। ठीक है, ये है ना। ओके, और मुझे स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है, तो ये जो माइनस मैन स्पीड था इधर जब जाएगी तो ये ऐड हो जाएगी उसमें। अब इसको मैं चेंज करूँगी किस में, 10 किलोमीटर, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है ना तो इसको उसमें चेंज करना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, 18/5 से मल्टीप्लाई करूँगी। और ये जो मैन ऑफ स्पीड थी +10, यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन से ये माइनस थी, इधर आके ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इसको जब मैंने कट किया था तो 10 आया था ना, तो 10 + 10 20, जो ट्रेन की स्पीड आएगी ना वो कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो ये गड़बड़ हो रही थी, मैं माइनस कर रही थी, उस वजह से हो रहा था वो। ठीक है, अब दूसरी ट्रेन की अगर मैं बात करूँ तो 430 मीटर लंबी ये है, और कितने मीटर लंबी है वो, 125 मीटर। तो जो टोटल लंबाई होगी, टोटल लेंथ होगी वो 430 और 125 को ऐड कर देंगे तो वो 55 आ जाएगी। ठीक है, अब स्पीड की बात करेंगे क्योंकि हमें टाइम निकालना है ना, तो स्पीड नीचे की तरफ मिलेगा। अब स्पीड कितनी है, एक की स्पीड है 20 किलोमीटर आवर और दूसरी की स्पीड है 91 किलोमीटर। अब अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा, 91 और 20 को अगर मैं ऐड करूंगी तो 111 आ जाएगा ना। अब ये 111 जो है और ये 555 जो है ये किस में चल रहे हैं, हमारे किलोमीटर पर आवर में चल रहे हैं ना, लेकिन जो हमारा आंसर है ना वो मीटर पर सेकंड उसमें दिया गया है, सेकंड्स में दिया गया। देखो पूछा ना हाउ मच टाइम इन सेकंड्स, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले हम इसको कट कर लेते तो ये 5 पे कट हो जाएगा। अब ये जो आया ना ये तो 5 किलोमीटर पर आवर टाइम आया, लेकिन हमको तो सेकंड्स में चाहिए टाइम, तो इसको क्या करेंगे हम, किससे मल्टीप्लाई करेंगे उसमें चेंज करने के लिए। ओके सॉरी, नीचे वाले को चेंज करना था ना, हम ऊपर वाले को क्यों पहुंच गए। ओके देखो,
अब मुझे नीचे वाले को चेंज करना पड़ेगा। कट करने से पहले मैं इसको चेंज करूंगी। किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 5/18 से। तो 18 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा ना, ये 5 पे कट होएगा, 5 से 5 कट हो जाएगा, तो टाइम कितना आ जाएगा? 18 सेकेंड आ जाएगा। क्योंकि हमें इसको करना है कन्वर्ट 111 को। तो ऐसा मत करना कि इसको इससे करोगे एंड देन इसको 5/18 से चेंज करोगे, तो जो है फिर आंसर हमारा 1/18 करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इफ ए पर्सन वॉक 3 किलोमीटर एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड देन 5 किलोमीटर एट 6 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? देखो 3 किलोमीटर वो जा रहा है कितनी स्पीड से? 4 किलोमीटर पर आवर से। और 5 किलोमीटर जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछ लिया? राउंडेड ऑफ उससे पूछ लिया कि पूरी जर्नी का जो वो रहा है ना उसका क्या बोलते हैं उसको, एवरेज स्पीड वो बतानी है अब हमको। देखिए कैसे करेंगे। क्या कह रहा है? इफ ए पर्सन वॉक 3 किलोमीटर एट स्पीड एंड ये देखो, जब भी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है ना, दो तरीके होते हैं। अगर आपको सिर्फ स्पीड दी गई ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, जो कि होता है 2xy अपॉन में x + y। सिर्फ अगर आपको क्या दी गई है? चाल दी गई है, तो स्पीड दी गई है तो। बट यहाँ पे तो साथ में आपको डिस्टेंस भी तो मेंशन कर दिया गया है, और वो भी डिफरेंट मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा। तब आपको क्या याद रखना है कि जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालना हो ना, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस तो मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ कि 3 किलोमीटर ये है और 5 किलोमीटर ये है, तो टोटल डिस्टेंस 8 आ गया। लेकिन क्या टोटल टाइम यहाँ पे दिख रहा है आपको कितना है? नहीं। तो टोटल टाइम निकालेंगे हम। अब देखो टाइम का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब टोटल टाइम निकालना है तो दोनों ही टाइम जो है ना उसको ऐड कर देना है आपको। देखो पहले का अगर मैं देखूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वो कितना आ रहा है? 4/3। अब दूसरे का भी क्योंकि टोटल टाइम निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर है, सॉरी 1 मिनट, ये गलत लिख दिया मैंने। ये था 3 किलोमीटर, यानी कि 3, तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा, और स्पीड कितनी है? 4 हो जाएगी। और यहाँ पे कितनी है? 5 और 6 हो जाएगी। ठीक है, इसको अगर हम करेंगे 6 चौक 24, 4 छिक 24, तो 4 तिये 12। ठीक है, 4 छिक 1 मिनट, 4 छिक तो 6 तिये 18, सॉरी 18 रहेगा यहाँ पे 18, और 6 चौक है तो 5 चौक 20, तो 18 और 20 38/24। तो ये 38/24 क्या आ गया? टोटल टाइम आ गया। इसको टोटल टाइम की जगह पे रख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 38/24। ये 24 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 8 गुना 24, 24/38 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो 2 चौक 8 रहेगा, और 2 एकम 2, 2 नीम 18, 4 को इससे करेंगे 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 96/19, और 19 पंजे 95 होता है ना, फिर ना जाने की 0 जाएगी, तो ये आ जाएगा 5.05 किलोमीटर पर आवर। तो ये याद रखिए बस, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर टोटल टाइम नहीं है इसमें, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगाओ और टाइम को निकाल लो। ठीक है, चलिए ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या है? 2 नंबर्स दिए हैं, 2 नंबर्स हैं जो कि रेशो में है 2:5 की, और ये कह रहा है कि अगर फर्स्ट नंबर को इंक्रीज कर दिया जाए 14 से एंड सेकंड नंबर को डिक्रीज कर दिया जाए 11 से, तो जो रेशो होता है ना वो बन जाता है कितना? 4/9। तो व्हाट इज द सम ऑफ ओरिजिनल 2 नंबर्स? तो देखो जब भी रेशो में है ना, और इसको हमें सही उसमें लेके आना, तो हम सबसे पहले रेशो हटाने के लिए x मान लेते हैं कि मेरे पास 2 संख्याएं हैं, एक 2x है, और जब भी हम रेशो को हटाते हैं ना, ये बाई में चली जाती है संख्या, या तो बाई में चली जाती है, या फिर हम इसको 2x = 5x लिखेंगे। ठीक है, रेशो हट के। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 2x और 5x बाई में। अब कह रहा है फर्स्ट नंबर को इंक्रीज कर दिया 14 से, इंक्रीज कर दिया 14 से तो प्लस हो जाएगा 14, और सेकंड नंबर को डिक्रीज कर दिया है तो माइनस हो जाएगा 11, और ये रेशो कितना बन गया? 4/9 बन गया है। तो ये इसको हम लिख देंगे 4/9 बन गया ये रेशो। ठीक है, अब ओरिजिनल नंबर निकालना है, तो यानी कि हमको x की वैल्यू पता होगी, तो हम इस की वैल्यू जो है बता सकते हैं ना। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये 9 दूनी 18x हो जाएगा। ठीक है, साथ में 14 निम क्या होता है? 14 को 9 से करेंगे तो 126 होता है, 9 चौक 36। ठीक है, 9 एकम 9 और 3 12। ठीक है, 5 चौक 20 हो जाएगा, और ये 44 हो जाएगा। अब x वाली जो वैल्यू है ना उसको एक तरफ रखो, और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक तरफ ले जाओ। अब 20x और 18x, इसको 18 को मैं इधर लेके आऊंगी, तो 20x में से 2x माइनस हो जाएगा, 2x बचेगा। अब इस 44 को इधर लेके आऊंगी, तो ये माइनस का था, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। 126 में 44 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6 और 4 10, और 1 4 2 6 और 1 7, 170 बनेगा। ठीक है, x इधर रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे, तो 2 8 16, 2 5 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 85 आ गई है।
ठीक है। अब सम पूछा ओरिजिनल नंबर्स का, तो पहले हमें ओरिजिनल नंबर्स पता होनी चाहिए। तो नंबर्स हमारे 2x और 5x थे, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो 85 दूनी कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 117 आएगा। और 5 से करेंगे तो 5 पंजे 25, 2 5 अट्ठे 40 और 2 42 आएगा। अब दोनों का एडिशन पूछा है तो 5 7 और 2 9, 4 और 1 5, 595 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। द कॉस्ट ऑफ कार एंड बाइक आर इन द रेशो ऑफ 7:5। इफ द कार कॉस्ट इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बाइक। देखो क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ कार एंड बाइक, कार और बाइक की वो दी है, और जो कार की कॉस्ट है ना वो 458409 है। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ ना कि भाई 7x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 458409 है, और मुझे निकालनी कितनी है, 5x की निकालनी है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि 458409 ये वैल्यू है 7x की। मैंने बोला ना रेशो को हटाएंगे तो 7x और 5x मानेंगे। अब मुझे 5x की चाहिए वैल्यू, 5x की चाहिए, तो x को x से कैंसिल कर दो। ये 7 से देखते हैं इस तरीके से बनता है नहीं तो फिर दूसरा तरीका बताती हूँ मैं। अब अगर मैं इसको, ये जो हमारा नंबर है 458409, अगर इसको 7 से डिवाइड करूँगी तो कितना बनेगा, 65487 आएगा। 65487 इसको कट करने के बाद आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा 3,27,435। देखो, एक तो ये तरीका जो हमने उधर परसेंटेज में भी किया था कि भाई 7x की वैल्यू ये है तो इसकी निकालनी है। अब दूसरा तरीके पे आते हैं, आंसर वही आएगा। चलिए एक तरीका दूसरा क्या है, मैं कहूँ कि भाई मेरे पास जो रेशो था उसको मैं लिख सकती हूँ ना कि भाई एक वैल्यू 7x है और दूसरी वैल्यू 5x है। अब 7x की वैल्यू कितनी है, 458409 है, तो x की वैल्यू मैंने निकाली यहाँ से। x की वैल्यू जो आ गई उसमें उसको x के 5x में रख दो, 5 इंटू दिस मीन्स जो भी x की वैल्यू आई थी एंड उसको कर दो। x की वैल्यू कितनी आई थी, 65487 आई थी ना, और इस x की वैल्यू को मैंने 5x में रख दिया, तो x की जगह मैंने 65487 रखा, तो वापस से वही आ गया। अब दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 2 ट्रेन्स x एंड y आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारी जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, एडिशन हो जाएगा ना। रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 60 + 90, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये रहेगी 150 किलोमीटर पर आवर जो है हमारी रिलेटिव स्पीड आ गई। अब क्या कह रहा है, ट्रेन एक्स इज, जो ट्रेन एक्स है ना वो 333.4 मीटर लंबी है और ट्रेन वाई जो है 400 मीटर लॉन्ग है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द 2 ट्रेन्स टू कम्प्लीटली पास ईच अदर। तो टाइम पूछा है अब हमसे। अब हमने पता है ना कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अब हम टोटल डिस्टेंस ले लेंगे यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस यानी कि 333.4 में 400 को ऐड कर दो। ठीक है, सॉरी 400 ऐड है, तो ये रहेगा 733.4। अब टाइम भी निकालना है ना हमें, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लो। ठीक है, अब सेकंड में निकालना है, ये भी आप याद रखो। तो हमारा जो स्पीड था ना उसको सेकंड्स में चेंज करो पहले, तो 150 था, सेकंड्स में चेंज करेंगे तो 5/18 से करेंगे ना मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 150 × 5, 18 ऊपर चला जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा। कुछ ऐसा जो है पूरा सिनेरियो बन के हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना है एंड आंसर हमारा निकालना है कि कैसे जो है हम आंसर निकालें। ये पॉइंट हम हटा चुके हैं। अब जो कटता है उसको काट लो, नहीं कटता है तो मत काटो। ठीक है, काटना तो देखो पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट क्या करो, जैसे 7334 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप सीधा 18 से। अब अगर मैं इसको 18 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास जो आता है वो 132012 आता है। और नीचे अगर मैं देखूंगी तो नीचे क्या बन रहा है, 150 × 5, 50 कर लो सीधा, 7500 बन रहा है। ठीक है, अब इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा ना इस वाले नंबर को। फिर आप डिवाइड करके देख लो कि 13012 को जब आप डिवाइड करोगे किससे, 7500 से, तो मेरे पास बनेगा 17.6। वही कैलकुलेशन का मामला है, कैलकुलेट करोगे तो ये पूरा आ जाएगा। काट सकते हो, काट दो। कटेगा किस पे, देखो जैसे 5 दूनी 10, सॉरी 2 पंजे 10, 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, और क्योंकि वहाँ पे इवन वैल्यू है तो वो 2 से ही कटेगा, तो 2 × 6 और ये जाएगा 2 × 6 = 12,
और देखो कटने में टाइम लगाओगे उससे बेटर है सीधा अपना मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर दो, क्योंकि कटने में सोचोगे भाई किससे कटेगा एंड वापस में फिर लास्ट में करना वही आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड है, तो बेटर है सीधा मल्टीप्लिकेशन करो और डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 17.6 आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा, सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम इट्स हाइट। जो बेस है ना किसका, ट्राइंगल का, वो हाइट का 3 टाइम्स है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज दिस 54 सेंटीमीटर, तो फाइंड द हाइट। अब इसमें देखो ये नहीं बताया हमें कि भाई किस तरीके की ट्राइंगल है, ये तो नहीं बताया ना इसमें। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेकिन हमें पता नहीं भाई कि बेस और हाइट दे रखे हैं। तो एक फॉर्मूला हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये पता है कि जो एरिया होता है ना ट्राइंगल, देखो एक तो हर एक ट्राइंगल का एरिया अलग अलग होता है, बट एक जो हम सिंपल अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो हमें अगर हमारे पास बेस और हाइट है ना, तो हम सिंपल फॉर्मूला लिख देते हैं एरिया का, वो होता है 1 × 2 × बेस × हाइट। एक फॉर्मूला ये होता है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास बताया कि जो बेस है ना ट्राइंगल का वो 3 टाइम है इसकी हाइट का, तो मैं कह सकती हूँ कि b = 3h है। ठीक है, और एरिया कितना की मैंने 54, तो इस फॉर्मूले में हम सारी चीजें पुट करते हैं। एरिया 54 है, 1/2 है, बेस की वैल्यू कितनी है 3h है, और हमसे पूछा क्या गया है, हाइट पूछी गई है, और 1h हमारे पास ये था, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है, अब निकालेंगे हम इसको। अब ये जो है जो कटता है ना इधर काट लो, ये हो जाएगा 54 × 2, 3 आ जाएगा नीचे, और वहां पे कितना बचेगा, h² बच जाएगा, h² बच जाएगा ना। अब इसको कट करेंगे तो ये क्या 3 पे कट हो रहा है, 5 और 4 9 कट हो रहा है। देखो कितने पे जाएगा, 18 × 3 = 54, 18 × 2 = 36, 18 × 3 = 54, यस 18 × 3 = 54, 18 × 2 = 36। अब 36 जो है ना ये h² की वैल्यू है, हमें तो h चाहिए, तो h कितना आ जाएगा, h² 6 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, h की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है, ये भी करवा रखा है मैंने आपको। पाइप ए कैन फिल एनी एम्प्टी सिस्टर्न अलोन इन 12 hours and pipe B can fill the same cistern alone in 12। मतलब पाइप ए जो है ना वो फिल कर सकता है कितने घंटे में, अकेला 12 घंटे में, और पाइप बी अकेला भर सकता है 12 घंटे में। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा, टू हाफ ऑफ द सिस्टर्न। इसने पूछा हाफ ऑफ द सिस्टर्न पूछ लिया। अब इसने तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। सिस्टर्न का मतलब है यहाँ पे टंकी की बात हो रही है कि एक पाइप है ए, पाइप ए जो है वो किसी टंकी को 12 घंटे में अकेले भर देता है, और पाइप बी है जो अकेले 12 घंटे में जो है दोनों को भर देता है। ठीक है, अब हाफ भरने में कितना टाइम लगेगा, हाफ भरने में बात हो रही है, तो देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो। सबसे पहले तो 12, 1 घंटे में कितना भरेंगे, ये 1 भरेंगे। ठीक है, अब इसका हाफ भरना है। देखो टोटल कितनी थी उसकी क्षमता 12, अब इसका हाफ, अब हाफ कितना हो जाएगा इसका 6 इसका हाफ हो गया, और दोनों की क्षमता कितनी है, दोनों को ऐड कर दो तो 2 है, तो 2 से कर दो क्योंकि दोनों एक साथ भर रहे हैं, तो 3 आवर्स का जो है उसको टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे हाफ बोल दिया, अगर यहीं पे हाफ ना बोलता, ये पूछ लेता कि दोनों उसको पूरा भरने में कितना टाइम लेंगे, उस वक्त कितना हो जाता, उस वक्त हो जाता 6 घंटे। अगर पूरा भरने में 6 घंटे हैं तो हाफ में तो 3 ही तो हुए, हाफ हो जाएंगे ना उसके। ठीक है, तो 3 आवर्स हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखो, एसपी और सीपी का है, मार्क्ड प्राइस दिया गया है यहाँ पे। मार्क्ड प्राइस मतलब अंकित मूल्य। मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 648 एंड सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 8% एंड 16% आर ऑफर्ड ऑन द मार्केट प्राइस। सेलिंग प्राइस बताना है। देखो 1648, देखो जो हमारा डिस्टेंस होता है ना वो किस तरीके से काम करता है, एज ए लॉस के काम, लॉस की तरह काम करते हैं। और मान लो क्वेश्चन में आपको सीपी नहीं दिया गया, तो उस टाइम पे वेट एक मिनट, तो उस टाइम पे ना जो हम किसको एमपी को 100% मान लेते हैं। एक जनसंख्या वाला हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था ना, उसमें भी ऐसी चीज़ें हो रही थी, एक बार बढ़ रही थी एक बार घट रही थी। अब यहाँ पे डिस्काउंट का मतलब है दोनों चीज़ें क्या होंगी, घटेंगी। ठीक है, अब ये 648 हमारा 100% की वैल्यू है, अब इसमें डिस्काउंट दिया 8%। 100 में से अगर मैं 8 को घटाऊं तो कितना आएगा, देखो वही 8/100 है। कोई वैल्यू 100 थी और उसमें 8% का डिस्काउंट दे दिया, 8 कम कर दी उसकी वैल्यू, तो वो 92 हो जाएगी ना। 100 में से 8 माइनस करेंगे तो 92। ऐसे ही 16/100 है, मीन्स किसी का मार्क प्राइस 100 था और उस पर 16 की छूट दे दी, तो 100 में से 16 को माइनस करेंगे 84, तो ये 84 आ जाएगा। बस इसको सोल्व कर लो और हमारा आंसर जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है,
अब वही है, या तो भाई इसको काट पीट लो या फिर डायरेक्ट आंसर निकाल लो। अब देखो आप पॉइंट में देख रहे हैं तो क्यों नीचे आप कट के जो है वापस से उसी में जाओ, हमको पता है भाई 4 जीरो आएंगे और उसके बाद जो है हमको लगा देना है। ठीक है, तो उसको कर लो 648 को जैसे 92 से कर लो पहले मल्टीप्लाई, तो ये 59616 आएगा। इसको आप 84 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 50077744 हो जाएगा। ठीक है, उसको फिर मतलब जैसे भी आप डिवाइड करोगे, किससे करोगे, 1 और 4 बार जीरो से जो है डिवाइड करेंगे तो ये 500.77 आ जाएगा। ये आप करके भी देख सकते हो। ठीक है, वीडियो यहाँ पे लंबी हो जाएगी अगर मैं काट के आपको दिखाऊंगी तो वही बताया ना मैंने आपको, पहले इसको किया तो ये आ गया, फिर इसको इस नंबर से माइनस करूँगी, वो सॉरी मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 5007744। इसको फिर मैं 100 से यानी कि 1230 कितनी है, 4 बार है ना, तो बस वो लगा लो 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा। अब ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 2 प्लेस तक दिया गया है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगर आप इसी को कट करने जाते ना, देखो 2 पंजे 10 जीरो करते, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 करते, फिर 25 पे कट करते इसको। ठीक है, फिर अब इसमें क्या हो रहा है, या तो यहाँ पे काट पीट कर लो आप, फिर आपको वापस अगर यहाँ पे कट पीट करोगे तो फिर आपको जो भी ऊपर वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 100 में क्या आप डायरेक्ट डेसिमल वैल्यूज लगा सकते हो। ठीक है, तो जब भी नीचे 100 हो ना तो कोशिश करो आपका आंसर अगर डेसिमल में आ रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, काटने में मत जाओ। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, फिर आप इजीली आंसर कर सकते हैं। चलिए ओके, 30वां क्वेश्चन है अभी। देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसा होता है जिसका बेस दिया है, बेस ये नीचे वाला आधार जिसको बोलते हैं हम, ये 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण ये 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बताना है। क्या बताना है, एरिया बताना है। देखो राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना वो कितना होता है वो पता होना चाहिए, 1 इंटू 2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास बेस तो है लेकिन हाइट तो नहीं है, तो हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। जब भी कर्ण की बात आएगी ना हाइपोटेन्यूस इसमें, ये मतलब राइट एंगल की, तो राइट एंगल में क्या होता है, जो वेट ने बता देती हूँ, जो हाइपोटेन्यूस होता है ना ये बराबर होता है किसके, बेस के स्केयर के प्लस हाइट के स्केयर के। ठीक है, और अगर ऐसा ना हो, अब हमारे पास हाइपोटेन्यूस तो लेकिन हाइट तो नहीं है, तब इसको थोड़ा सा फॉर्मूले को बदल देते हैं और ये हमारा जो फॉर्मूला होता है ना वो कुछ ऐसा होता है कि जो हाइट होता है ना, हाइट ये बराबर हो जाता है हाइपोटेन्यूस माइनस बेस के स्केयर के। ठीक है, अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो इसमें देखो हम इसको ABC नाम रख के कर लेते हैं। ये अब देखो जो ये लास्ट ये जो होती है ना ये वाली चीज़ कर्ण हाइपोटेन्यूस, ये इनका जो इसका जो स्केयर होता है ना वो इन दो के स्केयर के बराबर होता है। तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि जो C स्केयर होता है ना वो A स्केयर प्लस B स्केयर के बराबर होता है। A स्केयर B स्केयर मतलब मान लो ये A मैंने ले लिया, ये B मैंने ले लिया और ये C ले लिया, तो इस C का जो स्केयर होता है ना ये A स्केयर प्लस B स्केयर के बराबर आता है। ठीक है, अब C स्केयर की वैल्यू तो मेरे को पता है कि 13 है, 13 का स्केयर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी है 5 है तो ये 25 हो जाएगा, और B स्केयर की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो इस 25 को मैं इधर लेके आऊंगी तो कितना आ जाएगा 169 में से 25 को माइनस करूंगी तो 144 रहेगा। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, B स्केयर की। ठीक है, लेकिन मुझे B की चाहिए क्योंकि यहाँ पे मुझे जो हाइट है हमारी उसकी वैल्यू चाहिए ना। ठीक है, ये B हमारा हाइट है यहाँ पे, तो यहाँ पे B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, तो ये जो हाइट आ गई ये 12 आ गई ना। अब इसको फॉर्मूले में पुट करो, 1/2 बेस कितना था 5 था, हाइट कितनी थी निकल के आई है ना, अभी जो हमने B निकाला है वो हाइट ही है 12 आ गई। इसको हम करेंगे 2 × 12 30, तो एरिया कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, ओके देखते हैं कितने क्वेश्चन बचते हैं। ओके 5 ही क्वेश्चन जो है यहाँ पे बचे हैं अभी हमारे, क्योंकि 35 हो गए। मेंचुरेशन का क्वेश्चन है, ए टॉय इज शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, मतलब एक खिलौना है जिसकी शेप जो है ना एक सिलेंडर की तरह है और वो सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। द एंटायर हाइट ऑफ टॉय इज, मतलब वो सिलेंडर की तरह है, सिलेंडर लाइक समथिंग, और उसमें जो हाइट दे रखी है ना वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर है किसकी, टॉय की हाइट, और रेडियस जो है ना टॉय की वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो टोटल सरफेस एरिया बताना है किसका, टॉय का। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया किसका बताना है, टॉय का सरफेस एरिया जो है बताना है यहाँ पे। देखो
अगर मैं टोटल सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है ना सिलेंडर का, वो कितना होता है 2πr(h) होता है। कितना होता है 2πr(h). और टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है 2πr(h) होता है और साथ में 2πr² जुड़ जाते हैं, 2πr² जो है जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें उसके अकॉर्डिंग ही जो है इसको निकाल के देखना पड़ेगा। तो 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 रखी हमने, आर की वैल्यू कितनी है 7 है, और एच कितना हो जाएगा। देखो एच, अगर मैं एक लाइन हमने यहाँ पे पढ़ी, ए टॉय इज शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, टॉय की शेप लाइक ए सिलेंडर है और इसको सर माउंटेड बाय हेमिस्फीयर। तो इसमें क्या जोड़ दिया गया है, अर्धगोला भी जो है जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा ये थे हाइट, इसमें से जो हेमिस्फेयर की जो रेडियस है ना वो माइनस होके हमारी हाइट रह जाएगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमारा सिलेंडर की हाइट है ना उसमें से जो हेमिस्फीयर है ना जो उसकी जो रेडियस है ना उसको माइनस करके जो है हम उसकी जो है वो निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए जो है ये दिया गया है। तो ये जो हमारी रेडियस थी 7, इसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये जो आया है नब ये हमारी हाइट मानी जाएगी, 15 नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा इसने ये घुमा के दे दिया है कि बेलन बेलन का आकार है और जिसके ऊपर क्या है सर माउंटेड, मतलब जिसके ऊपर क्या है एक हेमिस्फीयर भी है, अर्धगोला भी है। तो इसीलिए जो अर्धगोले की जो भी वो थी ना क्या बोलते हैं उसको, जो गोलार्ध की जो ऊंचाई रहेगी ना उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम h की वैल्यू 8 रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेम 22/7 रहेगा और यहाँ पे r² है तो 7 गुना 7 कर दो। ठीक है, अब 7 एक साथ से एक साथ कैंसिल हो रहा है, इस एक साथ से एक ये एक साथ कैंसिल हो रहा है। अब 2 गुना 22 गुना 8, 22 दूनी 44, 44 गुना 8 कर लो कितना रहेगा, 8 चौक 32 और 8 चौक 32 और 3 35, 352 आ जाएगा। इसको जब हम करेंगे 22 दूनी 44, 44 गुना 7 308 हो जाएगा। 352 और 308 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, 8 और 2 10, 0, 5 और 1 6 और 3 और 3 6, ये बना है 660 टोटल सरफेस एरिया। 660 आया हमारा। तो क्या गड़बड़ की हमने कुछ, वेट, ओके वेट, यहाँ पे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा था, वो गड़बड़ कर दी हमने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, मीन्स जो जो चीज़ें इसमें गिवन है ना उन सभी का पूछा है। ठीक है, जैसे इसमें हेमिस्फीयर है तो उसका भी टोटल लेके चलना पड़ेगा, मीन्स सभी का जोड़ के कितना जो है टोटल बन रहा है वो बताना था। ठीक है, तो वो तो हम देखो निकाल चुके थे। जो हमारा रेडियस था, वेट, हमारा रेडियस कितना आ चुका था 7 सेंटीमीटर और हाइट हमारी कितनी आ चुकी थी, वो भी 7 सेंटीमीटर आ गई थी, 15 में से 8 सेंटीमीटर आ गई थी। ठीक है, क्योंकि दोनों की ही रेडियस जो है ना हेमिस्फीयर की भी और टॉय की भी, सिलेंडर वाले की भी, वो भी 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमने 15 - 7 करके 8 जो है निकाल लिया था। अब कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का कितना होता है 2πr² होता है। हेमिस्फीयर का कितना होता है 2πr² होता है। और यही चीज़ अगर मैं सिलेंडर की देखूँ तो 2πrh होता है कर्व्ड सरफेस। और जो बेस ऑफ द सिलेंडर की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना होता है πr² होता है। ठीक है, कितना होता है πr² होता है। तो इसको जो है हमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, इसको अगर मतलब ये जो हमारा टोटल सरफेस एरिया जो है निकलेगा। ठीक, अब 2πr², अब अगर आप सभी में देखेंगे तो πr कॉमन है, या मैं अगर कहूँ तो देखो ये πr² है, ये πr² है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये 3πr² है और ये 2πrh है। कितना है 2πrh है। तो यहाँ पे वो वैल्यूज़ जो है आप लिख सकते हैं, 2 × 22/7, r कितना था 7 था और h कितना था हाइट था जो हमने निकाला भी था। 22 दूनी 44 और 8 अगर हमने किया था तो कितना आ रहा था यहाँ पे 352 आ रहा था। ठीक है, और 3πr² में अगर मैं देखूँ तो 3 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7 था, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। बस ये 3 की यहाँ पे गड़बड़ थी, हमने उसका जो हेमिस्फीयर का था उसको ऐड नहीं किया था।
ठीक है। तो ये 22 दिया, अगर मैं देखूँ तो 66 रहेगा, 66 को 7 से करेंगे तो 7 छिक 42, 4 7 छिक 42 और 4 46, और 462 को अगर मैं इसमें ऐड करूँ तो 2 और 2 4, 6 और 5 11, 4 3 7 8, 814 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया पूछा वो सिर्फ हमें सिलेंडर का नहीं, इसमें हमें हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो भी ऐड करना पड़ेगा। ये तो आ जाएगा उसका सिलेंडर में, और यहाँ पे साथ में हेमिस्फीयर को भी ऐड कर देना है। चलिए, by selling a mobile phone for 15,200 a person losses 5%, how much should he sell it in order to get a profit of 6.25? तो देखो पर्सन लॉसेज 5%, 5% मतलब 100% था, 5% का लॉस मीन्स कितना 85, नहीं सॉरी 95। तो ये जो 15,200 जो आई है वैल्यू, ये किसकी आई है, ये 95 की वैल्यू है 15,200, और मुझे निकालना क्या है प्रॉफिट ऑफ 6.5। अब 100% अगर सिर्फ सीपी है तो इस पर 6.25 का 6.25 का प्रॉफिट यानी कि 106.25 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 106, और 0.25 को जब मैं हटाऊंगी तो नीचे 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। अब हमें देखना है, तो अगर आप आंसर देखेंगे तो ये किस में नहीं है, पॉइंट में नहीं है, तो यानी कि पूरा जो है कट हो रहा है। तो सीधा क्या करो, 10625 को ना 95 से डिवाइड करके देख लो, 95 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा ये पूरा। तो वैसे करके देखते हैं, चलिए देखते हैं। अगर मैं इसको कट करूं तो कितने पे जाएगा, 5 पे कट करते हैं, 5 एकम 5 और 5 नीम 45, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ये आ रहा है। क्या 152 19 से कट हो जाएगा, हो जाएगा ना, 19 8 जहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो 152 होता है ना, तो ये हो गया। अब मेरे पास दो वैल्यू बची है, 8 बची है और 2125 बची है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 17,000, राइट आंसर 17,000 आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, ए सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसको क्या किया गया है, मेल्ट किया गया है और रीकास्ट इनटू 27 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर, और उससे जो है 27 जो है अलग अलग जो है सॉलिड स्फीयर जो है बनाए गए हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर्स टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 स्मॉलर स्फीयर्स सो फॉर्म्ड। ठीक है, तो हमको जो है ना अलग अलग निकालना होगा। देखो सॉलिड मेटालिक स्फीयर और रेडियस दे दी 4/3, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम रहेगा स्फीयर का, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, देखो वॉल्यूम का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है। अब यहाँ पे ओरिजिनल कर वो देखना है। अब ओरिजिनल का तो देखो, ओरिजिनल का तो ये आ जाएगा 4/3 पाई, इस आर क्यूब को मैं बड़ी ले लेती हूँ, ठीक है। और ये किसके बराबर है, रेशो निकालना है तो बराबर में रख के चलेंगे हम। टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 स्मॉलर स्पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड, 2 स्पेयर का पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कितनी है टोटल, 27 है, 27 है। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमको किसका निकालना है, स्मॉल का निकालना है। वॉल्यूम किसका निकालना है, स्मॉल का निकालना है। तो इस 27 को तो एज इट इज लिखेंगे क्योंकि 27 बनाए हैं, और स्मॉल का फॉर्मूला, सो फॉर्मूला वही रहेगा वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ पे हम आर को क्या लिखेंगे तो स्मॉल में डिनोट जो है कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, बड़े में था। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट दो, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो आर क्यूब, जो आर क्यूब है वो कितना आ गया, 27 इंटू 4, सॉरी 4, ये तो कट चुका है 4/3, तो 27 आर क्यूब आ गया, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 27 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है ना, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। अब इसमें देखें, अब अगर मैं ये देखूं, ये वाला रेडियस ओरिजिनल का कितना गिवन है, 3 है ना, तो ये 3 3 9 27 हो गया, और उधर भी क्या है 27 आर क्यूब है, 27 आर क्यूब है, 27 से 27 का कैंसिल हो गया, तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 1 क्या आ गई ना, जो नया बना था उसकी जो रेडियस आई वो कितनी आई, आर क्यूब अगर 1 है तो आर भी तो 1 आ जाएगी ना, यहाँ पे आर भी 1 आ गई। अब ओरिजिनल का हमें क्या देखना है, अब हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया ओरिजिनल स्फीयर का क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ओरिजिनल का अगर मैं देखूंगी तो 4πr² रहेगा, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू कितनी है, 3 है,
तो ये कितना हो जाएगा, आर स्केयर मीन्स आर स्केयर मतलब 9, 3 का स्केयर 9, 9 चौक 36 पाई। तो ओरिजिनल का जो कितना आया सरफेस एरिया 36 पाई आया। अब इसका पूछा है किससे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 स्मॉलर पीसेस, 2 स्मॉलर पीसेस का। तो अब जब स्मॉलर का निकालेंगे तो उसमें भी तो कितना रहेगा, 4 पाई आर स्केयर रहेगा। लेकिन साथ में क्या कर दिया, 2 का निकालना है तो इंटू 2 हो जाएगा, 2 का निकालना है ना हमको, तो 2 का निकालना है तो 8 पाई आर स्केयर हो गया, 8 पाई आर स्केयर आ गया। अब आर स्केयर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आर की तो वैल्यू ही 1 है, आर की वैल्यू 1 है ना इसमें, स्मॉल में अगर मैं देखूँ तो आर की वैल्यू 1 है, तो 8 पाई बच गया। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा था तो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है ना, और ये रहेगा 4 निम 36 और 4 दूनी 8, 9:2 जो है इसका आ जाएगा। देखो पहले हमने वॉल्यूम का रेशो लेके चले हम, फिर वहाँ से हमने रेडियस निकाली, देन उसके बाद हम क्या लेके चले हैं, सरफेस एरिया लेके चले हैं। ठीक है, तो दोनों जो है हमको निकाल के दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे लास्ट में 2 पूछा था तो 2 को इसीलिए मल्टीप्लाई किया। अगर सिंपल सरफेस एरिया का वो पूछ लेता ओरिजिनल स्फीयर से कि क्या रहेगा तो हम 2 को लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे 2 का पूछा है तो 2 लगाएंगे, 3 का पूछा है तो 3 लगाओ। अगर सिंपल दिया है, कुछ दिया ही नहीं है वहाँ पे 2 3 4, तो सिंपल सरफेस एरिया का निकाल दो फिर। ठीक है, चलिए, एक सम ऑफ रुपीज 1870 इज डिवाइडेड बिटवीन एबीसी, 1870 रुपए जो एबीसी में डिवाइड कर रहे हैं और रेशो है 3:8 एंड सी रिसीव 5/6 ऑफ व्हाट ए बी टुगेदर रिसीव। ओके, जो दोनों को एक साथ मिला है, सी को उसका 5/6 मिला है। तो देखो ये भी पूरा नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं है ये भी, चल करके देख लेते हैं कि आता है या नहीं, क्या पूछा है इसमें वो भी नहीं पता चल रहा है। देखो 1870 है, ए बी सी में रेशो में बांट दिए हैं, तो देखो हमको 11, बट ये हमें टोटल नहीं पता ना कितना है। यहाँ पे रेशो ऑफ बी सी दिया है, आई थिंक ये रेशो ऑफ बी ए रेशो बी दिया है, ए रेशो बी जो है वो 3:8 है और सी रिसीव कर रहा है 5/6 ऑफ व्हाट ए बी टुगेदर रिसीव। जो 5 और मतलब जो ए बी जो है एक साथ रिसीव कर रहे हैं उसका 5/6 जो है ये सी के पास जा रहा है। तो डिफरेंस पूछा गया आई थिंक, चलो वही कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो ए बी को 3:8 मिल रहा है ना, ए बी को क्या मिल रहा है 3:8 मिल रहा है, तो टोटल कितना मिल रहा है 3x और 8x, यानी कि 11x मिल रहा है, और 11x का 5/6 सी को मिल रहा है, तो सी को क्या मिल रहा है, सी को मिल रहा है 5/6 ऑफ 11x मीन्स 55x/6 जो है वो सी को मिल रहा है। फिर आई थिंक इसमें देखो पता नहीं चल रहा है कि किसका डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, बट हम निकाल लेते हैं एक बार x की वैल्यू कि किसको कितना मिला है वो पता चल जाए। तो 3x + 8x + 55/6x, क्योंकि तीनों को अलग अलग मिला है और ये बराबर किसके मिला है 1870 के मिला है, तो यहाँ पे 6 एलसीएम आएगा। ऊपर अगर आप सोल्व करेंगे तो 6 × 18x हो जाएगा, 8 × 6 = 48x हो जाएगा और ये 55x रहेगा। इन सब को ऐड करना है, 6 इधर आके मल्टीपल में चला जाएगा, 15 48, और इसको अगर मैं ऐड करूँ तो ये बचेगा 5 और 8 13 और 8 21 और 2, 5 और 2 7 और 4 11 और 1 12, 121x आएगा। इस x को इधर रखेंगे, 121 को इधर ले आएंगे। ठीक है, इसको कट कर देना है, 3 दूनी 121 पे किस पे जाएगा ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14, नहीं पूरा नहीं कट रहा है ये, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 1870, तो ये बनेगा 11,220। अब कट रहा है 121 से, तो 92 पॉइंट समथिंग जो है कुछ आएगा x की वैल्यू। अब इसमें देखो अब पता नहीं है कि किसका डिफरेंस पूछा है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एंड देन जो वहाँ पे पूछा गया ना, एंड देन आप उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं कि भाई a को इतना मिला है, b को इतना मिला है, c को इतना मिला है। और आगे क्वेश्चन में अगर मान लो a b का डिफरेंस बताया गया है तो वो डिफरेंस बता दो, b c का पूछा गया तो वो क्वेश्चन अभी पता नहीं चल रहा है, तो बस यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। फिर x की वैल्यू अगर हमें पता है तो आगे हम कुछ भी निकाल सकते हैं फिर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ए बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 30 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। देखो ए किसी काम को 30 मिनट में कर सकता है, बी उसी काम को 20 मिनट में कर सकता है। दे बिगिन टुगेदर फॉर 10 मिनट्स, और उन्होंने देखो तो टोटल वर्क कितना आ गया, सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लो, 30 और 20 का एलसीएम कितना रहेगा 30 दूनी 60, 60 आ जाएगा, मीन्स टोटल वर्क है ना हमारा वो 60 है। अब ये इन्होंने साथ में 10 मिनट काम किया है, कितना किया है 10 मिनट। तो पहले हम एक बार एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कितनी 1 मिनट की, तो इसकी रहेगी 30 दूनी 60, इसकी रहेगी 20 × 60।
ठीक है। अब 10 मिनट दोनों ने काम किया है, उसके बाद बी जो है वो बीमार पड़ गया और उस ए हैज़ टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन। फिर उन दोनों ने जो ए ने जो है अकेले काम किया बी के बीमार पड़ने पर, तो हाउ मच मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग, तो कितना और जो है उसको टाइम लगा। ठीक है, तो देखते देखो, ये देखो 10 मिनट तक इसने काम किया, 10 मिनट तक इसने काम किया, तो ये कितना हो गया, 20 काम कर लिया, इसने कितना कर लिया, 30 काम कर लिया। तो इस 10 मिनट में ना, इस 10 मिनट में कितना काम हो चुका है, 20 और 30 को ऐड करेंगे 50 काम हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 10। अब रिमेनिंग वर्क 10 है, तो इसको कर कौन रहा है, ए, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 मिनट जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा कि जो रिमेनिंग वर्क होगा ना ए उसको खत्म कर देगा 5 मिनट में। अब देखो जिसको समझ नहीं आया ना वो एक बार जाके चैप्टर देखो, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझाया हुआ है। ठीक है, ये तरीका वहीं से सीखा जाएगा। अब सिर्फ अगर आपने सीखे नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चंस को देख रहे हैं और वहां से आ जाएगा तो नहीं, ऐसे नहीं आएगा भी, थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा तभी आप जो इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन थे। 35 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 27-28 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसने सीखा हुआ है, ऑब्वियसली जिसने सीखा हुआ है। अब ना सीखने वाले को तो देख, उनके लिए तो ये भी मुश्किल है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो और जल्दी जो है आप कर पाओगे। क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं था कि जहाँ पे आपको अटकना पड़े। ठीक है, अच्छा पेपर था, मीन्स ना तो हार्ड बना रखा है ज़्यादा और ना ही वो इजी वाला है, मीन्स मॉडरेट आप इसको बोल सकते हैं, सिंपल पेपर है, अच्छा है। ठीक है, तो ये थे 35 क्वेश्चन, आपने देख लिया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आए। अगर क्वेश्चन समझ आए हैं, अच्छा लगा है आपको लेक्चर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट होगा उसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।